अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और तमाम सुनने वालों को चैनल पर खुशामदीद। और वो तमाम लोग जो पहली बार सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरा एक और चैनल भी है, उर्दू नोवेल्ट्रिया बाय निकत। वहाँ भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे नावल सुनने को मिलेंगे। बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है और बहुत सारे आगे भी अपलोड होते रहेंगे। तो जनाब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग उस चैनल को भी विज़िट कीजिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम नए नावल की जानिब। आज फिर एक शॉर्ट नावल के साथ हाजिर हूँ। मुकम्मल नावल है, इसकी कोई और किस्त नहीं होगी। और इसके बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि कोई किस्तवार नावल जो है वो शुरू कर सकूँ। बहुत सारी फरमाइशें जो हैं वो लाइन में हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा नावल शेयर करूं, क्योंकि रीडिंग किए बगैर तो पता नहीं चलता कि कौन सा नावल अच्छा है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि किसी अच्छे नावल का ही इंतखाब कर सकूं। फ़िलहाल बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। तो जनाब आज का नावल जो है वो भी शॉर्ट है, एक ही एपिसोड में, यानी एपिसोड नहीं होगी, इसमें ही मुकम्मल हो जाएगा। इसकी कोई और किस्त नहीं आएगी। कहानी कैसी है नहीं मालूम, क्योंकि मैंने रीडिंग नहीं की है, लेकिन राइटर अच्छी हैं तो होपफुली कहानी अच्छी होगी। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है वो जो कर्ज रखते थे। मुसन्निफ़ा हैं फ़रीदा अशफाक। मुकम्मल नावल। वो आस्तीने चढ़ाए बड़ी तनदही से आटा गूंदने में मसरूफ़ थी। काल बैल की तेज़ आवाज़ पर चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा। ओफ़ो, पता नहीं मुसीबत कौन है, ये बैल बजाने की भी तमीज़ नहीं है। झंझलाए हुए अंदाज में परात एक तरफ पटकती। बैल मुसलसल बज रही थी। सब्र तो जैसे है ही नहीं, और ये उज़्मा भी पता नहीं किधर दफान हुई है। आटे से भरे हाथों से दुपट्टा घसीटकर शानों पर डाला, तेजी से बाहर निकली। उंगली रखकर उठाना शायद याद ही नहीं रहा अहमक को। गेट तक पहुंचते पहुंचते गुस्सा तमाम हदूद पार कर गया। छिंछलाए हुए अंदाज में झटके से जेली गेट खोला। बड़ी बड़ी खूबसूरत सी हैरान आंखों ने इस्तकबाल किया। एकदम झिझक कर खुद को संभालने की कोशिश की। डांटने की हसरत दिल में ही रह गई। वो कोई अजनबी था। नाराज़गी के इजहार के लिए खुलने वाला मुंह बेइख्तियार बंद हुआ। एक हाथ में ब्रीफ केस, कंधे पर बैग और दूसरे हाथ में डार्क ग्लासेस थामे बेहद हैरान और कुछ मुस्तफसराना सी नज़रें गोया चेहरे से हटना भूल गईं। फरमाइए, उसके खुश्क लहजे में खासी नागवारी दर आई। जी, वो चौंका। वो माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, क्या अहमद जमील सदीकी साहब का मकान यही है? गर्दन को खफीफ सा खम देते हुए बड़े स्टाइल में सवाल हुआ। सना जलकर रह गई। उसकी अज़ खुद रफ्तगी ने पहले ही क्या कम कोफ्त में मुब्तला किया था। जी चाह कह दे, दरवाजे पर ये इतनी बड़ी और वाज़ेह किस्म की नेम प्लेट नज़र नहीं आ रही। अल्लाह मियाँ ने ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्या सिर्फ डेकोरेशन के लिए दी है? मगर वो पता नहीं कौन था। बमुश्किल खुद को कंट्रोल किया। सवालिया नज़रें अब भी उसी की जानिब उठी हुई थीं। जी, मकान तो ये उन्हीं का है। आप किससे मिलना चाहते हैं? कमाल तहम्मुल से शाइस्तगी का मुजाहरा किया। उधर चेहरे पर जैसे बर्क सी कूंद गई। अल्लाह, इस शख्स की मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है। ये तमाम तर कोफ्त के बावजूद ख्याल कोंदे की मानिंद लपका था। कुछ मुतजस्सिस नज़रों से सर से पैर तक बगौर जायज़ा लिए जाने पर अपने हुलिये का एहसास हुआ तो साथ ही शर्मिंदगी भी। मुझे उनसे ही मिलना है। ब्रीफ केस नीचे रखा गया। मगर वो तो तशरीफ़ नहीं रखते। मैं सना की लहजे में मुकम्मल रुखाई थी। ओहो, उधर लम्हे भर को तशवीश जागी। मिसेस जमील साहिबा, चेहरे पर फिर वही भरपूर मुस्कुराहट जगमगाई। जी, वो भी नहीं है। सना को यह मुस्कुराहट कुछ तमस्खराना सी महसूस हुई और वो बेतरह तप गई। उनकी फैमिली का कोई और फर्द? मुस्कुराहट कुछ और वसी हुई। पता नहीं किस बात से महसूस हो रहे हैं मौसूफ। जी नहीं, इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, हालांकि उज़्मा मौजूद थी। ओह, अब वो हकीकतन परेशान हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ। कुछ उलझी हुई मुतफक्किर नज़र एक बार फिर उसी पर आ टिकी। मैं तो टैक्सी भी छोड़ चुका हूँ। यूँ तशवीश में मुब्तला हो जाने पर सना को कुछ अनजाने से मुसर्रत महसूस हुई। दूसरों को अहमक ही समझते हैं हजरत। चेहरे पर बेसाख्ता तबस्सुम की किरणें सी मचली, मगर जैसे ही नज़र मिली फुर्ती से जब्त कर गई। वो सचमुच तरद्दुद का शिकार हो गया था। बड़े इत्मीनान से मुतज़ब्ज़ब से चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर जायज़ा लेती रही। अच्छा, झुककर ढीले ढाले अंदाज में ब्रीफ केस उठाया। आप मुझे अंदर तो यकीनन बुलाएंगी, हटिए, रास्ता दीजिए। जी, सना को तो जैसे करंट छू गया। सख्त हैरान होकर बौखलाए हुए अंदाज में उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जो बसद इत्मीनान अंदर दाखिल हो रहा था। लहजा ही कुछ इस किस्म का था कि वो गैर इरादी तौर पर रास्ता छोड़ बैठी। जी, वो सना की कुछ होंक हो जाने वाली बदहवास सी सूरत देखकर हंसा। आप परेशान ना हो मोहतरमा, जमील साहब की फैमिली मुझसे और मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ। यह और बात है कि मैं आपके लिए और आप मेरे लिए कतई अजनबी हैं।
وہ کچھ محظوظ سے ہلکے پھلکے انداز میں بولتا چھوٹا سا برآمدہ پار کر کے لاؤنج کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اب اندر داخل ہونے سے بھلا کون روک سکتا تھا؟ اطمینان سے بریف کیس اور بیگ ایک طرف رکھا، ڈارک گلاسز ٹیبل پر ڈالے اور خود صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی۔ ثنا پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے چلی آئی تھی، مگر اس کے تو ہر انداز میں اتنی بے تکلفی نظر آ رہی تھی جیسے ہمیشہ سے اس گھر میں رہتا بستا آیا ہو۔ پتہ نہیں کون ہے؟ ثنا پر خوف طاری ہونے لگا۔ میں نے غصہ میں یہ بھی کہہ دیا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کس قسم کا آدمی ہے۔ اس نے گھبرا کر ایک بار پھر بہت غور سے صورت دیکھی۔ وہ جھک کر پیروں کو جوتے موزوں کی قید سے آزاد کرا رہا تھا۔ شکل سے تو خاصا شریف معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی ضروری تو نہیں کہ جن کے چہرے پر شرافت ہو وہ در حقیقت شریف ہی ہوں۔ عظمیٰ بھی غالباً واش روم میں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ حلیے سے تو اچھا خاصا مہذب اور شائستہ انسان لگ رہا ہے، مگر ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی نوسر باز ہو یا ڈاکوں کے کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو۔ ذہن میں تو سوال و جواب کا سلسلہ چل نکلا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کرنا کیا چاہیے، کس طرح نکال باہر کرے۔ یا اللہ، یہ پتہ نہیں کون ہے، کس ارادے سے آیا ہے۔ اب تو ہی حفاظت کرنے والا ہے رب العالمین۔ ہر آفت پریشانی سے محفوظ رکھ میرے مالک۔ دل ہی دل میں دعائیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، گیٹ کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا، یا پھر فوراً ہی دھڑام سے بند کر دیتی تو یہ اندر نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ مجھے تو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ یوں اندر آ جائے گا، مگر اب کیا کروں؟ یہی تو وہ سوال تھا جس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ مختلف اوقات میں سنے ہوئے اور پڑھے ہوئے اس قسم کے بے شمار واقعات ذہن کے پردے پر لہرا لہرا کر اسے مزید ہراساں کر رہے تھے۔ محترمہ، آپ خواہ مشکوک نہ ہوں، مجھ پر اعتماد کریں۔ وہ غالباً درس دیدہ نظروں سے مسلسل اس کے رنگ بدلتے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں کوئی وارداتیہ یا دھوکے باز نہیں ہوں جو دھوکہ دہی کے ارادے سے یہاں داخل ہوا ہوں، اور نہ ہی چوری کر کے یا ڈاکہ مار کے فرار ہو جانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ ویسے بھی شریف ابن شریف انسان ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اس کا انداز سراسر مضحکہ اڑانے والا تھا۔ ثنا کا سارا خوف ہوا ہو گیا۔ بدتمیز دوسروں کو الو ہی سمجھتا ہے۔ بے طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ بھاڑ میں جائے، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ سخت تیش کے عالم میں انتہائی خشمگی نظروں سے گھورا اور واپس کچن کی طرف پلٹ گئی۔ لیکن اگر یہ واقعی کوئی ایسا ویسا آدمی ہوا تو میں کیا کر سکوں گی؟ پریشانی اپنی جگہ تھی۔ یا اللہ، یہ عظمیٰ کی بچی، الو، گدھی، احمق پتہ نہیں کتنی دیر میں باہر آئے گی۔ اسے بھی ابھی واش روم جانا تھا۔ انتہا درجے کی نامعقول واقع ہوئی ہے۔ اس نے دل ملا کے عظمیٰ ہی کو نوازنا شروع کر دیا، مگر یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ دماغ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اب اس سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر گھبرا کر دروازے کی سمت متوجہ ہو جاتی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اسلحہ تھامے آئے گا اور اس کے سارے ساتھی اندر گھس آئیں گے۔ کیا میں اسے بتا دوں کہ میں اکیلی نہیں ہوں؟ کیا حماقت ہے! اس سے بھلا کیا فائدہ ہوگا، اور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں خوفزدہ ہو رہی ہوں۔ یا اللہ، یہ عظمیٰ کی بچی جلدی سے باہر آ جائے تو کم از کم 1 سے 2 تو ہوں گے۔ ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ہائے، وہ شاید سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ سر سے پیر تک ہل کر رہ گئی۔ تصور میں خالی لاؤنج آ گیا جس کا سارا ساز و سامان گٹھڑیوں کی شکل میں درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ اب کیا کروں؟ اس طرف سے کسی کو بلاؤں، مگر مرکزی گیٹ تک جانے کے لیے سامنے سے گزرنا پڑے گا۔ اوپر چڑھ کر برابر والوں کو آواز دوں، لیکن اگر اس نے دیکھ لیا یا سن لیا تو یقیناً گولی مار دے گا۔ عظمیٰ کو بتاؤں؟ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ڈرپوک ہے۔ پھر کیا کروں؟ کس مصیبت میں پھنس گئی؟ میری حماقت تھی، مجھے دروازہ کھول کر بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ پہلے چپکے سے جھانک کر آتی ہوں، وہ کر کیا رہا ہے، اس کے بعد کوئی ترکیب سوچنی چاہیے۔ آج تو اوپر مزدور بھی کام نہیں کر رہے کہ کچھ آسرا ہو۔ ارے ہاں، میں باہر سے لاؤنج کا دروازہ ہی نہ بند کر دوں۔ جب تک وہ کسی دوسرے دروازے تک پہنچے گا میں سامنے والوں کو آواز دے کر بتا دوں گی۔ یہ ٹھیک ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ بے حد آہستہ آہستہ دبے قدموں سے لاؤنج تک گئی۔ اندر مکمل سناٹا تھا، ہلکی سی آہٹ بھی نہیں۔ ہائے، کہیں وہ اپنا کام تو نہیں کر گیا؟ وہ ایک بار پھر دہل سی گئی، لیکن پچھلے دروازے تک پہنچنے کے لیے تو اسے کچن کے آگے سے گزرنا پڑے گا۔ کہیں وہ نکل ہی نہ گیا ہو۔ اس نے گھبرا کر اندر جھانکا۔ ہر چیز جوں کی توں اپنی جگہ موجود تھی۔ گرد و پیش کا جائزہ لیتی ہوئی نظریں بالآخر اسی پر آ کر ٹھہر گئیں۔ بڑے اطمینان سے صوفے کی پشت پر سر ٹکائے، بالکل ریلیکس انداز میں نیم دراز ارد گرد سے بھی قطعی بے نیاز لگ رہا تھا۔ توبہ! ثنا کو اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ کیا کچھ تصور کر لیا تھا! اگر یہ واقعی کوئی شریف آدمی ہوا تو کتنی بری بات ہو اگر اسے میرے خیالات کا علم ہو جائے۔ ایک بار پھر بغور جائزہ لیا۔ کتنا سکون ہے چہرے پر، جیسے کوئی تھکا ہارا مسافر دور دراز کے سفر سے اپنی منزل یا اپنے گھر لوٹ آیا ہو۔ چہرہ بھی کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا
کہ پہلے کب اور کہاں دیکھا ہے۔ وہ کچھ دیر دروازے پر ہی کھڑی رہی لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بددستور آنکھیں موندے دنیا و مافیہا سے بے خبر تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ مگر یہ اتنی جلدی سو تو نہیں سکتا، ابھی آئے تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے، پھر کیا یہ ایکٹنگ کر رہا ہے؟ میں دروازہ بند ہی کر دیتی تو اچھا تھا۔ اس پر ایک بار پھر خوف کا حملہ ہوا۔ پتہ نہیں کون بدبخت ہے، اتنے مزے سے استراحت فرما رہے ہیں موصوف جیسے یہ ان کے باپ کا گھر ہو۔ یہاں سارا خون خشک ہو گیا اور یہ اتنا پرسکون نظر آ رہا ہے جیسے یہ سب کچھ اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ منحوس سالن کی پتیلی چولہے پر پٹک دی۔ سنیے، بھاری گمبھیر مردانہ آواز پر بے ساختہ اچھل پڑی۔ پلٹ کر دیکھا، وہی نامعقول دروازے میں نظر آیا اور وہی غصہ دلانے والی بھرپور مسکراہٹ چہرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ سچ مچ سر سے پیر تک سلگ کر رہ گئی۔ فرمائیے، بڑی بری طرح تڑق کر بولی۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، مہمان کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر آپ باورچی خانے میں مصروف ہو جائیں، بلکہ میرے خیال میں بد اخلاقی کی بھی بدترین مثال ہوگی یہ۔ لہجہ بھی چڑھانے والا ہی تھا۔ بن بلائے اور انجان مہمانوں کو کسی میزبانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ مزید سلگی۔ خوف نہ جانے ذہن کی کس گوشے میں جا سویا تھا۔ جی یہ بھی درست کہہ رہی ہیں آپ، لیکن مہمان بلائے ہوئے ہوں یا بن بلائے، مہمان تو بہرحال ہوتے ہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے اسٹول گھسیٹ کر وہیں جم گیا۔ اور ان کی خاطر مدارت میزبان کا فرض، اور یہ ضروری تو نہیں کہ یہ جو آپ کے لیے اجنبی ہو وہ اس گھر اور اہل خانہ کے لیے بھی اجنبی ہی ہو۔ ویسے بائی دا وے محترمہ، وہ لمحہ بھر کو رکا۔ ثنا کان لپیٹے مزے سے کام میں مصروف رہی۔ خیر بہرحال جو بھی آپ کا نام ہو، اس نے جھک کر ثنا کے سامنے سے ماچس اٹھائی۔ آپ کا اس گھر سے کوئی قریبی تعلق ہے یہ تو مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا، لیکن کیا یہ استفسار بھی رائے گا کیا؟ ملازمہ آپ ہو نہیں سکتی، حالانکہ کام کافی سلیقے اور غالباً پھرتی سے بھی کرتی ہیں، تو پھر؟ سوالیہ انداز سے دیکھتے ہوئے جیبیں ٹٹول کر سگریٹ کا پیکٹ برآمد کیا۔ ثنا نے اب بھی توجہ نہیں دی۔ یہ تو بڑی بد تہذیبی ہوئی کہ آپ میری کسی بات کا جواب ہی نہ دیں۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر سگریٹ سلگائے بغیر ہی پیکٹ دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور اب ماچس کی تیلیاں جلا جلا کر نظارہ کر رہا تھا۔ ثنا پھر بھی چپ رہی۔ حیرت ہے، یہ لوگ پورا گھر ایک نئی ملازمہ پر چھوڑ کر چلے گئے، کسی نقصان کی پرواہ کیے بغیر۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گویا خود کلامی کی۔ ثنا کا ضبط و تحمل جواب دے گیا۔ انتہائی غصے میں پلٹی۔ اس کے چہرے پر وہی شریر سی محظوظ کر دینے والی مسکراہٹ نظر آئی۔ میں جو کوئی بھی ہوں اور جو کچھ بھی میرا تعلق اس گھر سے ہے، آپ سے مطلب؟ شعلے اگلتی نظروں سے دیکھا۔ مطلب تو مجھے ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہوں، بڑی معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ جی نہیں، آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا اور جمیل صاحب کی فیملی کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ پانی کا پورا جگ پتیلی میں الٹ دیا۔ سالن بھننے کی خوشبو سے پورا کچن مہک رہا تھا۔ آپ نے خواہ مخواہ سالن کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس میں سے تھوڑا سا پانی اگر آپ خود پی لیتی تو بہتر نہ ہوتا؟ نہایت سنجیدگی سے اظہار رائے کیا۔ بہتر تو یہ بھی ہوگا کہ آپ یہاں میرے سر پر سوار ہونے کے بجائے لاؤنج میں ہی تشریف فرما ہو کر جمیل صاحب کا انتظار کریں، یا پھر میں ڈرائنگ روم کھول دیتی ہوں۔ حد درجے تلخ لہجے میں تپش بھی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو یقیناً یہی بہتر ہوگا، لیکن میں نے سوچا شاید آپ بوریت محسوس کر رہی ہوں، اس خیال سے چلا آیا۔ رک رک کر بڑے آرام سے جملہ مکمل کیا۔ جی شکریہ آپ کی اس عنایت کا، آپ کی یہاں موجودگی میرے لیے بوریت کے ساتھ ساتھ کوفت کا باعث بھی بن رہی ہے۔ ثنا کے تپے ہوئے لہجے میں حد درجے کڑواہٹ گھل گئی۔ کنکھیوں سے اپنے رویے کا رد عمل دیکھنا چاہا، مگر وہ تو اصلی ڈھیٹ تھا، اور شاید اس کی سدا بہار قسم کی مسکراہٹ مزید طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اگر میں لاؤنج میں چلا جاؤں تو آپ ڈریں گی تو نہیں؟ کھڑے ہوتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے سوال کیا۔ ثنا تیزی سے اس کی طرف گھوم گئی۔ وہ بڑے اطمینان سے دونوں جیبوں میں انگوٹھے پھنسائے بڑے دل آویز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ وہ بالآخر بے بس ہو گئی۔ میں سرے سے انسان ہی نہیں ہوں تو پھر قسم کا کیا سوال؟ بڑے مزے سے یقین دلایا۔ لگتا بھی کچھ ایسا ہی ہے، ثنا نے جل کر سوچا مگر کہہ نہیں سکی۔ چلیے مان لیا آپ بہت بہادر ہیں، قطعی نہیں ڈریں گی۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ شاید اس کی بے چارگی پر رحم آ گیا تھا۔ ثنا کا جی چاہا اسے دھکیلتی ہوئی گیٹ تک لے کر جائے اور باہر دھکا دے کر گیٹ بند کر دے، مگر وہ نہ صرف لمبا چوڑا بلکہ بے حد مضبوط جسم کا مالک دکھائی دے رہا تھا۔ تمام تر جھنجھلاہٹ، کوفت اور غصے کے باوجود بھی ثنا نے اس کی وجاہت اور سمارٹنیس کو واضح طور پر محسوس کیا۔ پتہ نہیں کون گدھا ہے جو مسلسل میری توہین کیے جا رہا ہے۔ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کون آ گیا ثنا؟ کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ عظمیٰ ہیئر برش ہاتھ میں لیے تولیے سے بال خشک کرتی ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی مگر قدم وہیں جمے کے جمے رہ گئے۔ وہ اجنبی اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ بھائی جان! عظمیٰ کے منہ سے بلند آہنگ چیخ کی صورت برآمد ہوا۔ اجنبی نے بے اختیار دونوں بازو پھیلا دیے۔
अगले ही लम्हे उस्मा उससे लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। अरे रे बस बस बस, ये रोना धोना किस खुशी में बल्कि किस गम में कहना चाहिए। मैं जिंदा सलामत वापस आ गया, वो भी तन तनहा, बगैर किसी दुम छल्ले के, और क्या चाहिए। उसने उस्मा को संभाला जो खुद पर इख्तियार ही खो बैठी थी। खुद उसका अपना चेहरा भी अंगारे की तरह दहक गया। सना हैरान परेशान कभी उसे और कभी उस्मा को देख रही थी। वो इस सारी सूरत हाल को समझने से कतई कासिर थी। अब बस भी करो बड़ी बी, क्या मुझे सही सलामत और अकेला देखकर अफसोस हो रहा है। खुद से अलग करते हुए उसकी शक्ल देखकर हंसे। चलो पानी पियो, खूब ठंडा किस्म का, ताकि ये उबाल काबू में आ जाए। वो उस्मा को बाजू में संभाले फ्रिज की सिमत बढ़े। सना को होश आया, उसने गड़बड़ाकर ग्लास में पानी उड़ेला और फुर्ती से उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो उसकी बौखलाहट पर बेसाख्ता हंस पड़े। पानी पीकर उस्मा के हवास कुछ कायम हुए। अल्लाह भाईजान, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये आप हैं। उसने हंसते हुए फिर उनके शाने पर हाथ रखा। इतना रो धोकर भी, और अब और कैसे यकीन दिलाऊं। हंसकर उस्मा के आंसू साफ किए। सच बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहीं कहीं से उठकर आ जाए। हाँ तो आने में लगता क्या है, टिकट लो, जहाज़ में बैठो, एयरपोर्ट पर उतरो और घर आ जाओ बस। बड़े मज़े में घंटों बल्कि दिनों का सफ़र लम्हों में तय कर दिया। वाकई भाईजान, मुझे पिछले कई दिनों से बस ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। उस्मा का चेहरा दिली मुसर्रत से दमक रहा था। हाय, ये तो फिर तुम्हारी बारात को आना चाहिए था। इस बेसाख्तगी पर सना ने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की। अल्लाह भाईजान, आप कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करते ना। उस्मा बेतरह झींपी। हाँ, तुम तो बड़ी वली अल्लाह हो या फिर कुतब या अब्दाल हो, हर बात का इल्हाम हो जाता है, मगर इस खुशी को आए तो देर गुजरी और इत्तला ये मौसूल हुई थी कि घर में कोई भी मौजूद नहीं है। खासी शरीर नज़रों से सना की तरफ देखा, जो निचला होंठ दांतों में दबाए बुरी तरह खिफ़त का शिकार हो रही थी। हाँ तो मैं उसी वक्त वाशरूम गई होंगी, मगर ये किसने कहा कि घर में कोई नहीं है। उस्मा हैरानी में हक बजानिब थी। जनाब इज़्ज़त माप ने बड़े सुकून से सना की तरफ इशारा किया, जिसके चेहरे पर खिफ़त सुर्खी बनकर फैलती जा रही थी। हाय अल्लाह, चंदा को तो मैं भूल ही गई। उस्मा तेज़ी से उसकी सिमत पड़ी। सना, ये हमारे भाईजान हैं जो स्टेटस गए हुए थे। अमजद वसीम, तुमने पहचाना नहीं? मैं भला पहचान भी कैसे सकती थी, तस्वीरों से ये शक्ल और ये जिसामत कितनी मुख्तलिफ है। ज़ुबान खामोशी कहते हुए उसने खासी बेबसी से उस्मा को देखा। मैं तो बिलाशुबा तुम्हारा भाईजान हूँ, लेकिन आपकी तारीफ। वो धीमे से हंसे। अरे भाईजान, ये सना सलाहुद्दीन है, सल्लू चचा की बेटी। सना सलाहुद्दीन, सल्लू चचा याददाश्त पर जोर देने की कोशिश की। जी, वो ढाका वाले चचा सलाहुद्दीन, पापा साहब के बचपन के दोस्त। उस्मा ने मदद की। ओह अच्छा, तो ये वो सना सलाहुद्दीन साहिबा हैं, बहुत खूब। ये तो तस्वीर ही बदली हुई है। मैं तो समझा था शायद तुम लोगों ने कोई नई मुलाजमा ढूंढ ली है। अब वो जोर से हंसे। हाय अल्लाह भाईजान, हद करते हैं आप भी। उस्मा ने गड़बड़ा के सना की शक्ल देखी। क्यों हद करने की इसमें क्या बात है? नौकरानियों के सर पर क्या सींग होते हैं? सना के चेहरे पर शोले से उगाए खिफ़त, खजालत, शर्मिंदगी। तैश ने बैक वक्त हमला किया था। अच्छा चुप रहिए अब आप। आपके घर में होती होंगी ऐसी नौकरानियाँ। उस्मा बेतरह चिढ़ गई। तुम्हारी मौजूदगी में किसी और की क्या ज़रूरत है? मेरे घर में तुम क्या कम हो नौकरी करने के लिए? आए बड़े कहीं से, सूरत भी देखी है आईने में कभी? मैं क्यों करती है आपकी नौकरी? रोज़ ही देखता हूँ, तभी तो तुम मासी बल्कि भंगन लगती हो। हाँ, खुद तो जैसे बड़े शहजादे रहे हैं ना, आते ही झगड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं वहाँ इतना अरसा कैसे गुजारा होगा। रोज़ सुबह उठकर तुम्हारी तस्वीर से लड़ा करता था। अंदाज में कुछ इस कदर बेसाख्तगी थी कि उस्मा के साथ सना भी बेइख्तियार हंस पड़ी। अच्छा बस बहुत हो गई, अब आप चलिए यहाँ से। उस्मा ने उन्हें दूसरी तरफ धकेला। अच्छा बेटे, अब जल्द ही तुम्हारा भी ठिकाना करना पड़ेगा, बहुत पर निकाल लिए हैं तुमने। वो उसे धमकियाँ देते फिर से लाउंज की सिमत लौट गए। बुरा मान गई सना। उस्मा ने शाने पर हाथ रखा। उसने सर उठाकर शक्ल देखी। हुस्न और मलाल में डूबी दिलकश आंखें बस छलक पड़ने को थीं। नज़रों में मचलता वो कर्ब उस्मा के अंदर उतर गया। उसने एकदम उसे गले लगा लिया। बेवकूफ़, रोने की क्या बात है? यकीन करो उनका मकसद तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं था। वो मुझसे भी तो ऐसी ही बातें करते हैं, उनकी आदत है। उसने सना के झरझर बहते आंसू साफ किए। और फिर वो इतने सालों बाद लौटे हैं, तुम्हारे हालात से भी वाकिफ़ नहीं। उन्होंने मजाक में कहा है ये सब, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या बात है? तुम्हारी जो हैसियत इस घर में है वो तुम अच्छी तरह जानती हो। पापा, अम्मी, हम बहन भाई, कोई तुम्हें अपने से अलग तो नहीं समझता। वो सभी से ऐसी बातें करते हैं, मुझे भी पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। छेड़ने चिढ़ाने की आदत है। उसमें उसे गालिबन हसासियत और मलाल के भंवर से निकालना चाह रही थी। अब देखो, मुझे भी चिढ़ा रहे थे ना, लेकिन घर में सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल भी वही रखते हैं। ज़रा सी तकलीफ़ पर बेचैन हो जाते हैं। उनकी बातों का ये मतलब थोड़ी है कि वो बेवकूफ़ी करना चाहते हैं या हकीर समझते हैं। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश कर रही थी।
सना के चेहरे पर मुस्कुराहट जागी, बड़ी मजरूह और दिलगीर सी मुस्कुराहट। वेरी गुड, तुम भी गुस्ल करना चाह रही थी ना? उस्मा ने उसके हाथ की पुश्त थपथपाई। तुम चली जाओ, रोटी मैं डाल लूंगी, सालन तो तैयार ही है, सलाद तुम आकर बना लेना, नहीं तो वो भी मैं ही तैयार कर लूंगी, कोई मसला नहीं। जाते जाते एक बार फिर ये गानगत का मुजाहरा किया। सना ने तवील सांस लिया। अच्छा तो मैं सना सलाहुद्दीन साहिबा, अब आपको इस घर में अपनी हैसियत का नए सिरे से तयन करना पड़ेगा, अपनी हदूद, अपने दायरा कार और दायरा इख्तियार का, इसलिए कि यह आपका अपना घर नहीं है और यहाँ आपका कोई हक भी नहीं है। वो कुछ ज़्यादा ही दिल गिरफ्तार हो गई थी। अरे वाह सना जी, सारी दुनिया की बुरी भली तो बर्दाश्त करती रही हो, फिर अब क्या हुआ? कि इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाने की भला क्या ज़रूरत है? उसने खुद को डांटा, कमरे में आकर कपड़े निकाले। इस तरी के दौरान भी मुसलसल अपने आप से उलझती रही। वॉशरूम जाने से पहले लाउंज में झांका। उस्मा गुस्सा में भरी बैठी थी और वो पता नहीं किस बात पर खिलखिला रहे थे। उस्मा, सालन देख लेना, दम पर रखा हुआ है, कभी जल जाए, उसने बुलंद आवाज में इतला दी। किसकी दुम पर? बरजस्ता सवाल हुआ। और तुम पानी पीकर देखना, वरना सचमुच जल जाएगा। खासी शरारत से उस्मा को देखा, उसे गुस्से के बावजूद बेइख्तियार हंसी आ गई। खुदा समझे आपसे भाईजान, दुम पर नहीं दम पर। हाँ वही तो समझ रहा हूँ, तुम जैसे छोटे मोटे लोगों की समझ में आने वाली चीज़ थोड़ी हूँ। अच्छा चलो, नदीम का कोई शलवार सूट निकालो, मैं भी नहाऊंगा। और मेरे कमरे की क्या सूरत हाल है? खड़े होते हुए उस्मा के सर पर चपत लगाई। बिल्कुल ठीक ठाक, छोटे भाई के ही कब्जे में है और जो हशर होना चाहिए वही है। हाँ, आपकी अलमारी ज़रूर उनकी दस्तबर्द से महफूज रही है, इसलिए कि चाबी अम्मी की तहवील में है। वो भी खुशपाश अंदाज में आगे बढ़ी। गुस्ल के बाद नमाज वगैरह से फारिग होकर सना ने किचन का चक्कर लगाया। उस्मा सारा काम निपटा चुकी थी, वो वापस कमरे में आ गई। ये उसका और उस्मा का मुश्तरका कमरा था। ऊपर की मंजिल पर मजीद तामीर के सिलसिले में अम्मी पापा को नीचे आना पड़ा था और सना उस्मा के कमरे में शिफ्ट हो गई, जबकि फ़हीम और अनम के बड़े हो जाने की वजह से नदीम को भी आर्जी तौर पर वसीम के कमरे की तरफ हिजरत करनी पड़ी। अम्मी की अपनी नशिस्तों बर्खास्त सहन के पिछले तरफ वाले बरामदे में मुंतकिल हो गई थी, जहाँ बड़े साइज़ का एक तख्त और कैन की कई कुर्सियाँ रखी हुई थीं। ड्राइंग, डाइनिंग, लाउंज और बेडरूम्स के अलावा किचन का दरवाज़ा भी बरामदे में ही खुलता था। अम्मी डॉक्टर के यहाँ से वापस आ चुकी थी। फ़हीम और अनम भी स्कूल से आ गए। पापा अमूमन दोपहर का खाना घर पर ही खाया करते। नदीम का चूँकि इंजीनियरिंग का आखिरी साल है तो कभी वो वक्त पर आ जाता और कभी बल्कि अमूमन देर से ही आया करता। उस्मा बेटे, सना कहाँ है? बड़ी देर से नज़र नहीं आ रही। पापा साहब की आवाज़ पर घबरा के एकदम खड़ी हुई। बाल अभी तक गीले हो रहे थे, पीछे करके बड़े सलीके और एहतमाम से दुपट्टा खूब लपेट कर ओढ़ा और आहिस्तगी से बाहर आ गई। सना, तुम्हें पापा बुला रहे हैं, उस्मा ने देखते ही आवाज़ दी। अच्छी बहन, ज़रा ये भी लेती जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। साथ ही प्लेटें भी उसकी तरफ बढ़ा दी। सिर्फ एक फ़र्द के आने से घर में किस कदर रौनक और चहल पहल हो गई है, उसने खुशदिली से सोचा। मुस्तकिल एक हलचल मची हुई थी जो हर एक की आमद पर और ज़्यादा ज़ोर शोर की शक्ल इख्तियार कर लेती। स्याह दुपट्टे, शलवार और स्याह बड़े बड़े फूलों वाली सफ़ेद कमीज़ में बड़ी निखरी निखरी लग रही थी। दुपट्टे के हाले में धुला धुलाया निखरा सुथरा चेहरा बहुत तरोताज़ा और दहकता हुआ महसूस हो रहा था। प्लेटें लेकर जैसे ही पलटी नज़र, बिल्कुल सामने तख्त पर अम्मी की गोद में सर रखकर लेटे हुए वसीम की निगाहें पुरशौक से जा टकराई। उनके चेहरे पर एक बार फिर वही मुस्कुराहट कूंदे की तरह लपकी थी। वो कुछ गड़बड़ा सी गई। वाह अम्मी, आपकी मुलाजमा तो बड़ी सलीकामंद मालूम होती है। रग शरारत फिर फड़की। कौन सी मुलाजमा? अम्मी चौंकी। अल्लाह ना करे, कैसी बेतुकी बातें करते हो वसीम। मुलाजमा क्यों होने लगी? ये तो सना है, भाई सलाहुद्दीन की बेटी। प्यार भरी झिड़की में बेसाख्तगी थी। हाय भाईजान, आप अभी तक मिले ही नहीं, हालांकि आप ही के साथ ये भी तो घर में थी। फ़हीम ने खासे अचंभे से उनकी शक्ल देखी। उसके बेइंतहा हैरान अंदाज और कतई बेयकीन लहजे पर सब हंसे। सच भाईजान, ये चंदाबाजी हर वक्त काम ही करती रहती हैं, आप ही से भी ज़्यादा हमारा ख्याल रखती हैं। हमें तो अल्लाह मियाँ ने मुफ्त में इतनी अच्छी बहन दे दी है। अनम ने बड़ी मासूमियत सी चाहत के साथ अपने तौर पर उनकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए। हाँ, उस्मा को बड़ा अरमान था कि मेरी भी कोई बहन होती। अल्लाह ने बराबर की बहन भेज दी। मुझे तो यूँ लगता है जैसे मेरी किसी नेकी के एवज़ खुदा ने ऐसी अच्छी बेटी अता कर दी। अम्मी के लहजे में भी जहान भर की मोहब्बत और मान सिमट आया। वसीम ने बुरा सा मुँह बनाया। खैर बाशुद भाइया। मुसलसल भाई के चेहरे का जायज़ा लेता नदीम ज़ोर से हंस पड़ा। अम्मी, आपने कुछ ढंग करीना भी तो सिखाया होता अपनी इस खुदादाद बेटी को कि खुले बालों से दस्तरखान पर नहीं आते। वो ख्वामखा चिढ़े। दस्तरखान कहाँ, टेबल है भाईजान। नदीम के अंदाज में शरारत थी। वो ही दस्तरखान हो या टेबल, माना के बाल बहुत लंबे और खासे खूबसूरत भी हैं, लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं कि हर वक्त नुमाया रखने की कोशिश की जाए। फिर कड़ी तनकीद। सना के हाथ काँप गए। आपका भी जवाब नहीं है भाईजान, अभी तो सलीका मंदी को सराहा जा रहा था और अब
عظمیٰ بھی ان کے چڑھنے سے محفوظ ہوئی۔ توبہ ہے وسیم، ذرا جو فرق آیا ہو تمہارے مزاج میں، جس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو بس پڑ ہی جاتے ہو۔ گیلے ہو رہے ہیں، ابھی لپیٹ لے گی اور تم اب اٹھو یہاں سے۔ انہوں نے گود میں سے اٹھا دیا۔ واہ امی، یہ بھی خوب رہی، آپ کو دوسری بیٹی مل گئی، لہٰذا اب بیٹا 7 سمندر پار سے لوٹ کر بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ تو اچھی خاصی رکیب بن گئی ہے میری۔ روٹے ہوئے انداز میں خفگی کا اظہار ہوا۔ اچھا اب یہ بچپنا تو تم دکھاؤ نہیں، چل کر کھانا کھاؤ، میں ذرا دیکھوں یہ تمہارے پاپا کہاں رہ گئے۔ انہوں نے تخت سے اترتے ہوئے ہنس کر شانہ پر مشفقانہ سی تھپکی دی۔ ارے ہاں ثنا بیٹے، میں ربڑی لایا تھا، اسے کچھ دیر ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دو، ہمارے ہاں وسیم میاں کو بہت پسند ہے۔ اسی وقت جمیل صاحب باہر سے آ گئے۔ السلام علیکم پاپا، میں دیکھتی ہوں، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ جیتی رہو، خوش رہو، انہوں نے ہنس کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میاں، اب ذرا تفصیل سے بتاؤ، کیسا رہا تمہارا سفر، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ بیٹے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے شانے کے گرد بازو پھیلا کر اپنے سے قریب کیا اور اسی طرح ساتھ لیے ٹیبل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ نہیں پریشانی تو کوئی نہیں ہوئی، بس 2 جگہ ٹرانزٹ تھا، سامان کا ذرا سا مسئلہ ہو گیا، اسی چکر میں مجھے اتنی دیر ہوئی، کئی گھنٹے ایئرپورٹ پر خوار ہونا پڑا، ورنہ میں صبح سویرے ہی پہنچ جاتا۔ وہ سب ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ اب یہ یقیناً اپنی آمد اور میری حماقتوں کا تذکرہ ضرور کریں گے۔ ثنا کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب، سامان نہیں پہنچا تمہارا؟ پاپا صاحب چونکے۔ جی صرف ہینڈ کیری ہی آیا ہے، پرسوں تک کہہ رہے ہیں پہنچ جائے گا انشاءاللہ، ایئر لائن کے دفتر سے وصول کرنا پڑے گا، کہیں غائب ہی نہ ہو جائے بھائی جان۔ ندیم کو سب سے پہلے فکر ہوئی۔ اب اللہ کی مرضی، ویسے امکان تو نہیں ہے، تفصیلی رسید دی ہے ان لوگوں نے، ضمانت دے رہے ہیں کہ ٹرانزٹ کے وقت لوڈ ہونے سے رہ گیا ہے، مل جائے گا انشاءاللہ، اکثر ہو جاتا ہے ایسا۔ چلو خدا سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے، نصیب میں ہوگا تو ہر حال میں مل جائے گا، امی نے تسلی دی۔ ثنا نے شکر ادا کیا کہ وہ اس بات کو بالکل ہضم کر گئے تھے۔ گھر کی رونقوں کا کیا پوچھنا، رات کو وہ سب دیر سے سوئے، وسیم کے لیے تو رات دن الٹ پلٹ ہو جانے کی وجہ سے سونے جاگنے کے اوقات ہی مسئلہ بن گئے۔ گھر میں سب فجر کے ساتھ ہی اٹھنے کے عادی تھے۔ کلی کے اختتام پر مسجد اور وہ سب باجماعت ادائیگی کے لیے بچپن ہی سے پاپا کے ساتھ جاتے رہے۔ صبح صبح وسیم کو بھی تیار پا کر پاپا کچھ عجیب روندے سے انداز میں ہنسے اور ڈبڈبائی آنکھوں سے آگے بڑھ کر خواہ انہیں گلے لگا لیا۔ فہیم انم کی اسکول وین 7 بجے سے پہلے ہی آ جاتی تھی۔ جب وہ لوگ واپس آتے تو عظمیٰ ان کے یونیفارم استری کر رہی تھی اور ثنا ناشتے کی تیاری میں مصروف۔ امی تخت پر تلاوت میں مشغول نظر آئی، پاپا سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اوئے ہوئے فہمی، نومی بڑا خوش نصیب دن ہے آج، تمہاری عظمیٰ ابھی بغیر چون چنا کیے تمہاری یونیفارم استری کر رہی ہیں یار۔ ندیم نے باری باری دونوں کی کمر پر دھپ جمائی۔ ہاں تاکہ یہ بہانہ پکڑ کر چھٹی نہ کر سکیں۔ چلو نومی تمہارا یونیفارم تیار ہے، بھاگو واش روم کی طرف۔ عظمیٰ نے ہینگر اسے تھمایا۔ اس نے سخت خشمگی نظروں سے اسے دیکھا اور ہینگر گھسیٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اور آپ کیا کر رہی ہیں جناب؟ آملیٹ بن رہے ہیں۔ ندیم نے کچن کا رخ کیا۔ اوئے ہوئے، پوریاں، ترکاری، حلوہ، زبردست۔ اس کے انداز میں خاصا لطف و مسرت تھی۔ جی آپ کھاؤ گے یا آج بھی مکھن سلائس کا روکھا سوکھا ناشتہ؟ ثنا چولہا دھیما کرتے ہوئے اسے دیکھ کر ہنسی۔ وسیم نے اپنے کمرے کے دروازے پر رک کر اس کی بھرپور قسم کی آسودہ سی مسکراہٹ کو نظر بھر کر دیکھا۔ واقعی گھر اور گھر کا سکون کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ ان گئے برسوں میں کتنا مس کیا تھا انہوں نے یہ سب کو۔ ایک طمانیت، ایک سرشاری کسی کیفیت تھی جو ان کے رگو پے میں اتر گئی۔ فہیم انم کو سچ مچ زبردستی ہی اسکول روانہ کرنا پڑا۔ ندیم کے پاس اپنی موٹر بائیک تھی اور عظمیٰ کو یونیورسٹی ڈراپ کرنا اسی کی ذمہ داری۔ عظمیٰ وسیم کو بلانے گئی، وہ پھر سے نیند کی آغوش میں نظر آئے۔ سونے دیں بھائی، رات تو تقریباً جاگتے ہی گزری ہے، جتنی بار میری آنکھ کھلی ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کچھ نہ کچھ پڑھتے دکھائی دیے۔ عظمیٰ کی اطلاع پر ندیم نے ہنس کر انکشاف کیا۔ کہہ رہا تھا مجھ سے یہاں اور وہاں کے ٹائم میں 10-11 گھنٹے کا فرق ہے، جو یہاں رات ہے وہ وہاں دن ہوتا ہے، تو نیند کے اوقات سیٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ پاپا صاحب کے چہرے پر بڑی شفیق سی محبت بھری مسکراہٹ جاگی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسے پیار بھرے رشتوں کے درمیان جیتے اور رہتے ہیں۔ سچ ہے، ان حقیقی رشتوں سے بڑھ کر کوئی تعلق، کوئی محبت نہیں ہوتی جو انسان کو آسودہ اور مطمئن رکھ سکے۔ ثنا نے کچھ عجیب خلا سا اپنے اندر محسوس کیا اور اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ محرومیاں انسان کو کتنا کم حوصلہ اور کس قدر حساس بنا دیتی ہیں۔ اس نے گہرا سرد سانس لیا۔ ہائے تمہیں کیا ہوا؟ عظمیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ وہ ایک دم ہنس پڑی، کچھ بھیگی بھیگی افسردہ سی ہنسی۔ یہ اتنا طویل یکبستہ سانس لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کوئٹہ یاد آ گیا، اور جو اگر بھائی جان ٹیبل پر ہوتے اس وقت تو انہیں امریکہ کی برف باری یاد آ جاتی۔ ندیم کے لہجے میں شرارت مچل گئی۔
भाई हमारी बेटी को सताओ नहीं तुम लोग। असल में वसीम से कुछ अजनबियत महसूस कर रही है और कल से वसीम ही तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। सेट हो जाएंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा रफ्ता रफ्ता। पापा ने हंसकर तसल्ली के पर्दे में तज्जिया किया। क्या ये बात महसूस कर रहे हैं पापा? मेरा रवैया तकलीफ दे रहा है उन्हें? मजीद हसासियत की जद में आ गई। बेसाख्ता उठने वाली नज़र ने उनके चेहरे पर कुछ ढूंढना चाहा, मगर वहाँ तो वही मुशफ़क़ व मेहरबान तबस्सुम की सुबक लहरें थी और बस। अरे तुमने पढ़ाई छोड़ दी? मास्टर्स मुकम्मल हो गया तुम्हारा? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? वसीम कमरे से बरामद हुए तो उज़मा पर नज़र पड़ी। जी नहीं, सेकंड ईयर है ऑनर्स का, आज की छुट्टी मारी है। ज़रा 1-2 दिन तो आपकी खातिरदारी कर लें, फिर तो वही रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी। वो अम्मी से आज का मेन्यू मालूम करने आई थी। अरे भाई ये तो तुम वसीम से ही पूछो, एक मुद्दत के तरसे हुए आ रहे हैं। अम्मी ने हंसकर बड़ी मोहब्बत से बेटे की तरफ देखा। कुछ भी पकवा ले अम्मी, अभी 1-2 दिन तो मुझे एडजस्ट होने में भी लगेंगे। सीधे उन्हीं के पास तख्त पर आकर बैठे थे। चलो तो फिर ऐसा गिरो, चिकन बिरयानी और कोई एक सब्जी का सालन पका लो। बहुत ज़्यादा मुरगन खाने तो अभी इनसे खाए भी नहीं जाएंगे। यखनी की बिरयानी माशाल्लाह सना बहुत अच्छी पकाती है। आखिरी जुमला उन्होंने बेटे की तरफ देखकर कहा। बिरयानी क्या, वो तो सारे ही खाने बहुत मज़े के पकाती है। ईमान से भाईजान मुझे तो रश्क आता है इसकी कुकिंग देख देख कर। उस्मा ने बड़ी फ़राख दिली से एतराफ़ किया। जी वो तो मुझे कल अंदाज़ा हुआ था, लेकिन तुम वैसी की वैसी ही निकम्मी हो। इतनी अच्छी बावर्चन का भी कोई असर कबूल नहीं किया। उन्होंने सना को आते देखकर मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अल्लाह अम्मी देखें, भाईजान ने फिर वही बात की। उस्मा ने सख्त एहतजाज किया। अपने घर में तो सभी बावर्चन होते हैं, 10 नौकर चाकर हो तब भी, और हाथ का स्वाद तो किसी किसी को नसीब होता है। खुश नसीब होता है वो मर्द जिसको अच्छा पकाने खाने वाली बीवी मिले। अम्मी ने खुश दिली से तसल्ली दी। हाँ अल्लाह करे आपको तो ऐसी बीवी मिले जो हंडिया में नमक डालना, लोई चलाना भी ना जानती हो। फिर पता चलेगा आपको बीवी और बावर्चन का फ़र्क। उस्मा के सख्त जले बुने अंदाज पर वसीम के साथ अम्मी भी बेसाख्ता हंसती। तुम अपनी फ़िक्र करो, इसी तरह डंडे बजाती हुई जाओगी ससुराल। फूफी जान रोज़ सुबह उठकर फजीता करेंगी। वो फिर उस्मा की खिंचाई में मसरूफ़ हो गए। अम्मी पापा साहब तो सुबह कोफ्तों के लिए कह गए हैं, कीमा मैंने निकाल लिया है और लवाजमात भी मौजूद हैं, बस भुने हुए चने और दही मंगाना पड़ेगा। सना किसी भी तरफ तवज्जो दिए बगैर अम्मी से मुखातिब हुई। अच्छा तो वो पहले ही फरमाइश करके जा चुके हैं, मैं चिकन बिरयानी भी कह रही हूँ। चलो फिर कोफ्ते तुम पका लो, बिरयानी मैं कर लेती हूँ। वो तख्त से उतरने को तैयार हुई। नहीं आप क्यों, मैं और उस्मा मिलकर कर लेंगे। 2 ही तो चीज़ें हैं, कौन सा लंबा चौड़ा एहतमाम करना है। वो जल्दी से बोली। जी बिल्कुल, इन्हें चूल्हा झोंकने दें अम्मी, आप मुझसे बातें करें। वसीम ने सब लड़ाई झगड़ा भूलकर उनका बाजू पकड़ लिया। उनके अंदाज पर सना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। आपको किसी ने परहेज़ बताया हुआ है मुस्कुराने से या हंसने से आपकी सेहत मुतासिर होती है? वो बराह रास्त मुखातिब हो गए। जी? सना ने कुछ गड़बड़ा के शक्ल देखी। जब से मैं आया हूँ मुस्तकिल एक ही पैटर्न देख रहा हूँ। मैं समझा था शायद अम्मी ने पापा साहब ने किसी किस्म की पाबंदी आयद की हुई है। खबरदार, हंसना मुस्कुराना हरगिज़ नहीं। चेहरे के ज़ाविये बदलने नहीं चाहिए वरना अच्छी बात नहीं होगी। या फिर आपको हंसना मुस्कुराना आता ही नहीं है? हाय क्यों ख्वामखा परेशान कर रहे हो तुम इसे? हंसना मुस्कुराना किसे नहीं आता, लेकिन क्या अब मौका बेमौका दांत ही फटे रहे, पागलों की तरह हर वक्त हंसती ठट्ठा करती रहे? अम्मी ने फौरन टोका। मौका बेमौका ना सही मगर मौका से तो मुस्कुराए। अरे कुछ हंसा करो बीबी, चेहरे पर रौनक आती है, वरना अच्छी भली शक्ल भी खौफनाक लगने लगती है। चिड़चिड़ी सी बदमजाज लड़ाका खवातीन की तरह फिटकार बरसने लगती है सूरत पर। उन्होंने ठीक ठाक लताड़ा। हाय अल्लाह, एक सांस में कितनी सारी बातें कह दी आपने। आपको सना की शक्ल ऐसी नज़र आ रही है भाईजान? उस्मा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। सना कुछ खफीफ सी हो गई। शक्ल तो खैर अच्छी खासी नज़र आ रही है, मैं तो एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने खासी महजूज होने वाली नज़रों से देखा। सना के चेहरे पर फैलती शफक कुछ और बढ़ गई। अच्छा बस ख्वामखा बच्ची को नर्वस कर रहे हो। हाँ चलो बेटे, मैं ज़रा देख तो लूँ और क्या क्या आएगा, फिर मशकूर को बाज़ार भेजो। आज तो हफ्ता है, कीमा भी ताज़ा ही मंगा लेते हैं। वो सना के साथ किचन की तरफ बढ़ते हुए रुक कर मुड़ी। तुम नाश्ते में क्या लोगे वो भी बता दो। मैं नाश्ते में कुछ नहीं लूँगा, बस एक बॉयल अंडा और 1 गिलास दूध, उन्होंने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। यार ये चक्कर क्या है, लगता है कुछ खोल कर पिला दिया है या जादू वादू कर दिया है मोहतरमा ने, जिसे देखो ज़बरदस्त हमायती नज़र आता है। सख्त हैरानी से उस्मा की शक्ल देखी। जनाब ये उसके मिजाज का जादू है। सच भाईजान, इस कदर धीमे मिजाज की बेहद हंसमुख लड़की है ये, हर एक के काम आने वाली, वो भी बगैर किसी नागवारी या बेजारी के। अम्मी को तो समझो सचमुच तख्त पर ही बिठा दिया है। देखिएगा 2-4 दिन में खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा आपको। उस्मा उनके बराबर में ही टिक गई। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, हर वक्त नाम के नारे सुनाई देते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद पुकार पड़ती रहती है। वो मुस्कुराए। वैसे खासा ठीक ठाक एडजस्ट कर लिया है, वरना चचा सलाहुद्दीन की मौत की खबर
मैं यही सोचता रहता था, उनकी इकलौती साहबजादी इस तरह बिल्कुल तन्हा हो जाने पर क्या करेंगी। जी आसानी से एडजस्ट नहीं किया है, बहुत मुश्किल हुई है। शुरू के 2-4 महीनों में तो हमारी समझ में ही नहीं आता था कि कैसे समझाएं। जाहिर है पहले वो यहाँ इतनी बेतकल्लुफ़ भी नहीं थी और आना जाना भी कम कम ही था। मुझे तो गुमान भी नहीं था कि ये यहाँ होगी। ये चचा सलाहुद्दीन की ख्वाहिश है या पापा साहब ने खुद ही कदम उठाया है? अब वो पूरी तरह मतवज्जा हुए। नहीं चचा सलाहुद्दीन ही की ख्वाहिश बल्कि वसीयत समझ ली। जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी तब उन्होंने पापा साहब और अम्मी से कहा था, अगर आप मेरी बच्ची के सर पर हाथ रख लें तो मैं सुकून से मर सकूँगा। मैं इसे यूँ बिल्कुल ही लावारिस छोड़कर नहीं जाना चाहता। और पापा साहब का तो आपको पता है, चचा सलाहुद्दीन में उनकी जान थी। बहुत बुरी हालत हुई थी पापा साहब की भी, पूरी पूरी रात जागते रहते थे। फिर इंतकाल के बाद इसे वहाँ नहीं रहने दिया था। 3 रोज़ तक तो मैं और अम्मी भी वहीं रहे। फिर पापा साहब इसे अपने साथ ही यहाँ ले आए थे। आसानी से आमादा हो गई थी। तौबा करे, अपना घर छोड़ने पर किसी सूरत तैयार नहीं थी। मगर चचा सलाहुद्दीन ने इसके सामने ही पापा साहब से वादा लिया था कि वो बहर सूरत इसकी सरपरस्ती करेंगे। इसी हवाले से अम्मी ने, मैंने, पापा साहब ने समझाया, सारी ऊंच नीच समझाई। जाहिर है उसे हथियार डालने पड़े। और फिर सबसे बड़ा मसला वहाँ तन्हा रहने का था ना। बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी, जैसे किसी को चुप लग जाए। जाहिर है ये सदमा ही ऐसा पड़ा था। और सामान का क्या किया? वहीं कमरा डलवा के डंप किया हुआ है। और ये यहाँ आने के बाद भी गोशा नशीन सी थी, सबसे अलग थलग। फिर अम्मी ने रफ्ता रफ्ता आमादा किया। घर के मामलात में अंदर बाहर हर चीज़ में इसकी राय मशवरे को शामिल करना शुरू किया। हर मामले में फोकियत दी। जब इसे पूरी तरह अपनायत का एहसास होने लगा, फिर हम सब ने मजबूर किया कि अब तुम भी हमारे साथ अम्मी और पापा ही कहा करो। अब तुम हमारी बहन और अम्मी पापा साहब की बेटी बनकर रहोगी, अपना घर और अपना हक समझकर। बहुत आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हुई है, वरना शुरू में तो लगता था शायद जिंदा ही नहीं रह पाएगी। उस्मा के धीमे मलोल लहजे में बेपनाह खलूस और चाहत की नरमी खुली हुई थी। अच्छा किया जो पापा साहब यहाँ ले आए। अकेले रहना तो वाकई बहुत दुश्वार होता, जबकि कोई करीबी अजीज़, कोई दूसरा सहारा भी मौजूद ना हो। वसीम एकदम ही मुतासिर हो गया। अरे ये सना किधर गई? चाय पीते हुए अचानक ही पापा साहब को एहसास हुआ। वसीम ने कुछ चौंक कर नज़र दौड़ाई और उनके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट कूंद गई। वो मुस्तकिल उनसे कतरा रही थी। तमाम वक्त या तो काम में मसरूफ़ रहती या कमरे तक महदूद, हत्तल इम्कान सामने पड़ने से भी गुरेज करती थी। और वसीम इस रवैये को पहले दिन वाली हमाकतों और हरकतों की खिफ़त पर महमूल करते हुए खद से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सामना होने पर एक शरीर सी मुस्कुराहट उनके चेहरे का अहाता करती और सना फ़ौरन उनकी नज़रों के हिसार से निकल जाने की कोशिश शुरू कर देती। वो अपनी चाय लेकर बरामदे की तरफ गई हैं शायद, अनम ने इतला दी। वो सब हस्बे मामूल लाउंज में शाम की चाय और वसीम के बैरून मुल्क तजर्बात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। हाँ ये फिर इधर उधर हो गई, मैं देखती हूँ। उस्मा फ़ौरन उठ गई। वो कैन की कुर्सी का रुख सेहन की तरफ किए दूर उफ़क़ पर नज़र जमाए चाय की हल्की हल्की सिप लेते पता नहीं किन सोचों से उलझ रही थी। सना, उस्मा ने पीछे से उसके शाने पर हाथ रखा। उसने गर्दन मोड़कर देखा। तुम बाहर क्यों आ गई? बस ऐसे ही। वो दोबारा सामने देखने लगी। क्या ऐसे ही? अभी पापा साहब पूछ रहे थे, अम्मी अलग परेशान हो रही हैं तुम्हारे इस तरह कटे कटे फिरने से। क्या तुम्हें भाईजान का इस तरह आना अच्छा नहीं लगा? उस्मा उसी कुर्सी के हत्थे पर टिक गई। अच्छा ना लगने का क्या सवाल है, उनका अपना घर है। इस तरह या किसी भी तरह उन्हें आना तो यहीं था, रहना तो यहीं है। फिर मुझे अच्छा लगे या ना लगे इसका भला क्या तुक? वो हंसती। तो फिर तुमने इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार कर लिया है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम एकदम हमसे फिर अलग थलग हो गई हो, किसी भी बात किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेती। अरे पागल हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है बेवकूफ़। अच्छा चलो मैं चल रही हूँ। वो फ़ौरन खड़ी हो गई। चलने ना चलने की बात नहीं है सना, बस मुझे यूँ लग रहा है जैसे भाईजान के आने से तुम किसी किस्म की परेशानी या तनाव में आ गई हो, एकदम हम सबसे अजनबियत सी महसूस करने लगी हो। नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं, खुद ही पता नहीं क्या कुछ सोच लिया है तुमने। जाहिर है पापा के बकौल सेट होने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। अब मैं ख्याल रखूँगी अपने इन रवैयों का भी, ठीक है? उसने खुशदिली से उज़्मा के गिर्द बाजू फैलाकर अपने से करीब करते हुए अपनायत का मुजाहरा किया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसती। उस्मा चंदा ज़रा 3 कप चाय बनाओ फटाफट। वसीम बाहर से ही बोलते हुए किचन में दाखिल हुए। सना ने बड़ी बेदर्दी से दुपट्टा रगड़ कर बड़ी फुर्ती से चेहरे पर से आंसुओं के निशान मिटाए। ओहो आप, मैं समझा था उस्मा है। कुछ ठिठक कर सर से पैर तक जायजा लिया। वो कुकिंग रेंज के सामने खड़ी दूध जोश कर रही थी, दरवाजे की तरफ पुश्त थी। जी मैं बना देती हूँ। उस्मा टेस्ट की तैयारी कर रही है। धीमी सी आवाज़ में आंसुओं की नमी महसूस हुई। क्या बात है सना, आप रो रही हैं? वो आहिस्तगी से बढ़कर उसके मुकाबिल आ खड़े हुए। नहीं तो। उसका हाथ एक बार फिर बेख्तियार चेहरे की तरफ गया। झूठ बोलने का भी सलीका नहीं है। सुर्ख नाक, ये लबालब भरी आंखें, भीगा चेहरा और भराई हुई आवाज़।
अगर रो नहीं रही थी तो फिर शदीद किस्म के फ्लू का अटैक मालूम होता है, जिसने यूं सर से पैर तक पानी पानी करके रख दिया है। उनके खवासे अंदाज पर उसे बेसाख्ता हंसी आ गई, वही भीगी भीगी सी आंसुओं में डूबी हंसी। फौरन दूसरी तरफ घूम गई। सना, इधर देखिए मेरी तरफ। अब वो संजीदा हुए उसने सुनी अनसुनी कर दी। वो देखें दूध का उबाल बस अब पतीली से बाहर होने वाला है। वो फुर्ती से चूल्हे की तरफ मुड़ी और उन्होंने हाथ बढ़ाकर नाप बंद कर दी। उसने बेख्तियार सर उठाकर शक्ल देखी। यही तो वो चाहते थे। जी तो अब फरमाइए, ये रोने धोने का प्रोग्राम किस सिलसिले में हो रहा है? और अब वो सूरत हाल छुपा लेने की पोजीशन में कतई नहीं रही थी। दिल चाह रहा था, लहजे में कोनैन खुल गई। बड़ा निकम्मा दिल है तुम्हारा जो ऐसी बेतुकी बल्कि बेवकूफ़ाना हरकत को चाह रहा था। बेसाख्ता तबस्सुम की लहर को दबाते हुए एकदम आप से तुम पर आ गए। मगर सवाल तो यह है कि आखिर वो चाह क्यों रहा था? पता नहीं, कुछ झंझलाए हुए अंदाज में दरवाजे की सिमत मुड़ी। क्या पता नहीं? वसीम सामने आ गए। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? हटिए सामने से। वो बेबस हुई। मैं परेशान कर रहा हूँ? कमाल है। अरे परेशान तो तुमने किया है इस वक्त। देखो, अगर कोई मसला है, कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसे शेयर करो। इस तरह घुट घुट कर और छुप छुप कर रोने से क्या होगा? उनके लहजे में बेहद हमदर्दी के साथ अपनायत भी थी। क्या मसला है, मुझे नहीं बताओगी? कि बेतकल्लुफ़ी लिए हुए दोस्ताना अंदाज पता नहीं अंदर के किस एहसास, किस जज्बे, किस तलब से हम आहंग हुआ। फिल वक्त कोई मसला नहीं है, पिछले मसाइल क्या कम है रोने के लिए? इंतहाई तल्ख लहजे में कहते हुए कन्नी कतरा के फुर्ती से बाहर निकल गई। वसीम अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। क्या ये यहाँ खुश नहीं है? पापा साहब की ज्यादती समझ रही है इसे। उन्हें लगा था जैसे जुमला गैर इरादी तौर पर जुबान से फिसला हो। वो खुद पर इख्तियार खो बैठी और मुस्महल कदमों से बाहर आए। सामने ही उज़्मा नजर आ गई, मगर वो उससे कोई इस्तफसार किए बगैर चाय के लिए हिदायत देते वापस अपने मेहमानों की सिमत पलट गए। आहा, कपड़े धुल रहे हैं, बहुत खूब। नदीम की मखसूस अंदाज में चहकती आवाज़ ने उनकी महवियत को दरहम बरहम किया। और वो मेरी दोनों नई कमीज़ें? अरे भाई, वो बिल्कुल हल्के रंगों की हैं, उन्हें अलहदा धोना था। वो किधर गई सना? उसकी बौखलाहट पर वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। मशीन में। तुम्हारी सारी कमीज़ें मैंने साथ ही डाल दी हैं। सना की मतबस्सम आवाज़ में दबी दबी शोखी भी थी। क्या? अरे बाप रे, मरवा दिया ना। ए बीबी सलीका खातून, ये क्या गजब किया। अगर कोई दूसरा रंग उन पर आ गया तो सत्यानाश हो जाएगा। इतनी महंगी ब्रांडेड कमीज़ें हैं मेरी। वो बदहवास होकर गालिबन मशीन ही की सिमत दौड़ा था। अरे अरे, मशीन क्यों बंद कर दी? अहमक आज़म है आप भी। सना भी फुर्ती से उसी की तरफ बढ़ी। वो देखो सामने, मैंने पहले ही हाथ से धोकर डाली हैं बुद्धू नाथ, मगर तुम आंखों का दुरुस्त इस्तेमाल ही कब करते हो? मशीन का स्विच दोबारा ऑन करते हुए हंसी। ओह थैंक गॉड, वरना मैं तो समझा था आज हो गया काम। नदीम सुकून का सांस लेते हुए धम से बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा। जी आप क्या और आपकी समझ क्या। अच्छा ज़रा एक काम कर दो, अपने भाईजान के कमरे में से उनके धुलने वाले कपड़े भी उठा कर ला दो। मेरे भाईजान आपके कुछ नहीं लगते? और आप खुद क्यों नहीं ला रही? शेर की कछार है यही समझ लो। अच्छे भाई नहीं हो? ला दो, शाबाश। आप खुद ही लाइए। अब ऐसी खौफनाक शय भी नहीं है कि आपको फाड़ खाएं। अच्छे खासे खुश शक्ल और खुश इखलाक इंसान है। वैसे भी आप कब तक इस तरह गुरेज करती रहेंगी? मैं गुरेज तो नहीं कर रही, बस कुछ झिझक सी महसूस होती है। ला दो ना प्लीज़। अरे तो कब तक रहेगी ये झिझक? इतने अच्छे हमारे भाईजान हैं, बेहद मुखलिस और मोहब्बत करने वाले। आपने ख्वामखा हवा बना लिया है उन्हें। तौबा, अपना पब्लिसिटी ऑफिसर मुकर्रर किया हुआ है उन्होंने तुम्हें। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सभी के कपड़े धुल जाएंगे, सिर्फ उन्हीं के रह जाएंगे। वसीम के चेहरे की वो बेसाख्ता मुस्कुराहट कुछ और वसी हुई। अच्छा तो अब ये झिझक मुझे खुद ही दूर करनी पड़ेगी। वो लैपटॉप उसी तरह छोड़कर उठ खड़े हुए। वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम से धुलने के मुंतजिर तमाम कपड़े समेटे। अरे हाँ सना, कल आपके साहब बहादुर और इज्जत माप सास साहिबा से मुलाकात हुई थी। नदीम के बज़ाहिर शगुफ्ता से लहजे में पता नहीं क्या ऐसी बात महसूस हुई कि उनके कदम दरवाजे के उधर ही ठिठक गए। अच्छा, कहाँ? सना के पस्त लहजे में शिकस्तगी सी उतर आई। वो कुछ देर पहले वाली शौकी और ताजगी जिससे एकदम उड़नछू हो गई थी। ज़ैनब मार्केट में वकास को अपने लिए कुछ जीन्स वगैरह लेनी थी। हम दोनों उधर निकल गए थे कल। अच्छा। कुछ देर खामोश रही। वसीम को हैरत थी कि सना ने किसी किस्म का कोई इस्तफसार क्यों नहीं किया। पूछेंगी नहीं किस सिलसिले में आए हुए थे? क्या मुझे पूछना चाहिए? जाहिर है शॉपिंग करने ही आए होंगे। जी सही कह रही हैं, फैमिली शॉपिंग। नदीम के लहजे में कुछ अजीब सी तलखी थी। सना खामोश रही। देखने में तो ये मुनीबुर रहमान साहब खासे ठीक ठाक लगते हैं, ब्राइट एंड बोल्ड, और उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में आए भी कई साल हो चुके हैं, मगर उनके रवैये में मैं समझ नहीं पाता। आपको पता है आंटी ने मुझसे छूटते ही पहला सवाल क्या किया था? क्या? भाई सल्लू के मकान का किराया तो बैंक में जमा हो रहा था। सुना है तुम्हारे पापा साहब ने मकान खाली करा लिया है। क्या बेचने का इरादा है? अच्छा, फिर तुमने क्या जवाब दिया?
क्या जवाब देता। विकी के सामने मेरी पोजीशन इतनी ऑकवर्ड हो गई थी। मैंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, आप घर आइएगा ना, फिर पापा से तफसील के साथ मालूम कर लीजिएगा। वो कहने लगी, नहीं भाई, घर भर आने की तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तो तुम यहाँ नजर आ गए तो मैंने पूछ लिया, वरना ऐसी कोई खास दिलचस्पी नहीं है मुझे। बस चंदा की खैर खबर मिल जाती है, वो भी बहुत गनीमत है। अब कोई पूछे कि जब दिलचस्पी नहीं है तो यूं सरेराह पूछने की क्या जरूरत है। तो तुम ही पूछ लेते, चुप क्यों हुए? सना हंसती, वही कुछ दिलगीर सी हंसी। हाँ, पूछ तो सकता था अगर वो आपकी सास साहिबा ना होती। मुझे उनसे शिकायत नहीं है, बहुत सी खवातीन की मिजाज कुछ इसी किस्म के होते हैं, लेकिन शिकायत तो मुझे मोनू भाई से है। वो अपनी अम्मी की ऐसी बातों और इस अंदाज पर खामोश क्यों रहते हैं? उन्हें रोकते टोकते क्यों नहीं? भाई वो सादतमंद फर्जंदे अर्जुमंद किस्म की हस्तियाँ अपनी अम्मी के सामने जुबान खोलने की जुर्रत नहीं कर सकते। हल्के फुल्के अंदाज में उड़ाने की कोशिश की, और आप उनसे भी कहीं बढ़कर महा सादतमंद ठहरी, सो जिंदगी गुजरेगी कैसे? फहीम गुरेज के लिए तैयार नहीं था। जब जिंदगी गुजारने का मरहला आएगा तब की तब देखी जाएगी। अच्छा चलो छोड़ो इस किस्से को, तुम मेरा काम तो कर दो। उसने फिर टालने की कोशिश की। सना, मैं कभी कभी सोचता हूँ आपके और मोनू भाई की घर की फिजा में इतना तजाद है, खवातीन के तौर तरीके और रवैयों में इतना नुमाया फ़र्क है। सबसे बढ़कर यह कि आपके और उन लोगों के सोच के अंदाज इतने मुख्तलिफ हैं। फिर सल्लू चचा ने यह निस्बत क्यों तय कर दी थी? शादी कोई खवातीन से थोड़ी होती है, बस बर होना चाहिए, घर चाहे जैसा भी हो। कहा तो उसने हंसकर उसी हल्के फुल्के अंदाज में था, लेकिन वसीम को तह में गहरी तलखी का सा एहसास हुआ। हाँ, ये भी सही है, लेकिन क्या खवातीन से वास्ता भी नहीं पड़ता? और मुझे वहाँ के अंदाज भी ऐसे नज़र नहीं आते कि किसी किस्म की मुदाखलत, बल्कि मुदाखलतें ना हो। तौबा नदीम, तुम तो इस वक्त मेरे मैके की किसी खातून बल्कि खालिस्तन किसी शरपसंद भावज की तरह मेरे कान भरने बल्कि चाबी घुमाने की कोशिश कर रहे हो। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं सना, मैंने बहुत दफ़ा संजीदगी से इस मौजू पर सोचा है। वो जिस मिजाज की खातून है, इंतहाई डोमिनेटिंग और पोजेसिव, और मोनू भाई सबसे बड़े हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर बाद में गंभीर किस्म के मसाइल की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। ये सब सल्लू चचा से भी पोशीदा तो नहीं होगा? तो फिर? नदीम की मुखलिसाना फिक्रमंदी ने उसे बेबस कर ही दिया। हाँ नदीम, ये सब तज्जिए सिर्फ तुम्हें परेशान नहीं करते। वो बेसाख्ता ही उसके करीब आ बैठी। मैंने खुद भी बारहा इस मौजू पर सोचा है, और सच्ची बात यह है कि कई मरतबा मेरा हौसला टूटा भी है, क्योंकि ये तजादात ही तो होते हैं जब मसाइल की शक्ल इख्तियार करते हैं। जाहिर है फूफा जान के इंतकाल के बाद तो तमाम जिम्मेदारी मुनीब ही की है, और मैं समझती हूँ उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ बहर सूरत एहसन तरीके से पूरी करनी चाहिए। लेकिन यह तभी हो सकता है जब वो मुझे महज मुनीब की बीवी, उनके बेटे की ज़िंदगी में शामिल होकर उसकी तवज्जो और जिम्मेदारियों का मरकज़ अपनी जानिब मबजूल करा लेने वाली, उसके सारे जज्बों और एहसासात का महवर बन जाने वाली लड़की तसव्वुर ना करें। जी, और ऐसा कभी होगा नहीं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो फिर? पापा को भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था। उन्होंने कई मरतबा मुझसे डिस्कस किया। वो मुझसे कहा करते थे, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा जहनी दबाव और तबीयत पर जबर का शिकार होना पड़ेगा चंदा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ मेरी बेटी बासलाहियत और बेपनाह सब्र वाली है। सो एक न एक दिन सब कुछ उसकी दस्तरस उसके इख्तियार में होगा। मगर कैसे, कब? जब सारी उम्र बीत जाएगी? नहीं, उनका ख्याल था बात सारी दिलों तक रसाई की होती है, और ये इंसान के अपने ऊपर मुनहसिर है कि वो कितनी जल्दी ये रसाई हासिल कर सकता है। नीयत नेक हो तो मंजिल आसान हो जाती है। वो अक्सर कहते थे, मुनीब बहुत अच्छा लड़का है, बस तुम उसे कभी अपनी तरफ से परेशान मत करना। उसके तमाम मसाइल, सारी परेशानियों को अपनी समझकर उसकी हर सर्द गर्म, हर धूप छाँव की रफ़ीक बनोगी तो गुजरत तुम्हें खुद नवाजेगी। हकूकुल इबाद का बहुत बड़ा दर्जा है बेटा, बस तुम उसकी अदायगी में कभी कोताही ना करना, और ना ही मुनीब को करने देना। तुम्हें इसका अजर दुनिया ही में मिलेगा, इसी ज़िंदगी में। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, और फिर तुम देखोगी कैसे कदम कदम पर खुशियाँ और आसूदगियाँ तुम्हारे साथ साथ चलेंगी। वो सर झुकाए खोए खोए से लहजे में धीरे धीरे बोलती अपने दुपट्टे के पल्लू से खेल रही थी, और नदीम बगौर उसकी शक्ल देख रहा था। अगर कभी कोई मेरे सामने कहता था कि मजबूरी का दूसरा नाम सब्र है, तो मैं समझता था क्योंकि सब्र करना आसान नहीं, इसलिए लोगों ने यह फिक्रा वज़ा कर लिया है। नदीम ने गहरा तवील सांस लिया। लेकिन अब मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि यह फिक्रा सरासर गलत है। सब्र तो यह है जो आप इख्तियार कर रही हैं, मुकम्मल बाइख्तियार होते हुए भी। चाहें तो लम्हों में इस रिश्ते को रद्द कर सकती हैं, कोई आपसे बाज पुर्स करने वाला नहीं है, और मेरा ख्याल है हम सभी, पापा साहब भी आपका भरपूर साथ देंगे। लेकिन फिर भी? हाँ नदीम, लेकिन फिर भी इसलिए कि ये बाबा की ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश के पीछे बाबा की जहनी शिकस्तगी, तशनगी और तन्हाई का एक तवील सफ़र है। वो मुझसे अक्सर कहते थे, चंदा जब रिश्ते हमारे पास हमारे साथ होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब ये बिछड़ जाते हैं, हमसे जुदा हो जाते हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि ये कितने अनमोल, कितने बेशकीमत थे।
मैं नहीं चाहता कि तुम अपनों से बिल्कुल अलग होकर जियो। आपा सकीना हमारी अपनी है, मुझसे इतना करीबी रिश्ता ना सही, लेकिन तुम्हारी माँ की सगी चचाजाद, एक ही खानदान की फर्द, एक ज़हनी तस्कीन का सबब कि हाँ तुम्हारे पास भी एक खानदान है, तुम्हारा एक मुकम्मल माजी है। तुम अपनी शनाख्त से जुड़ी रहोगी तो कभी खुद को ज़हनी तौर पर लावारिस नहीं समझोगी, और इस बात का अंदाज़ा तुम्हें अभी नहीं है बेटा। मेरी बातें तुम्हें जब याद आएंगी, जब तुम खुद एक भरा पूरा खानदान तश्कील दे चुकी होगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितनी मजबूत बुनियादों पर खड़ी हुई हो। हम रिश्तों से बिछड़कर खानदान से बगावत करके जी तो लेते हैं, लेकिन खुद को कितना तन्हा, कितना लावारिस और अकेला कर लेते हैं, यह अंदाज़ा जज्बात से सोचने वाली उम्र में कभी नहीं होता। वो कुछ चुप सी हुई। नदीम ने खासा गहरा तवील सांस लिया। पापा मुझसे कहते थे मैं तुम्हारी निस्बत बाहर के किसी खानदान में किसी और बहुत अच्छे लड़के से भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम्हारी शनाख्त भी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे गिर्द तुम्हारा कोई और हकीकी रिश्ता जो नागज़ीर हो मौजूद नहीं है, और इन दूर दराज के रिश्तों से कभी कभार की मेल मुलाकात जो बहुत मुमकिन है, जिस खानदान में तुम जाओ या जिस लड़के से तुम्हारी निस्बत हो, उसकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी या मसरूफियत के सबब बिल्कुल ही ना हो, तुम्हें एक गहरे अजाब में धकेल देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी जड़ों से जुड़ी रहो। और आप सल्लू चचा के इस आइडियलिज्म, इन मफरूज़ों से मुत्तफिक हो गई थी। हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा खानदान नसीब हो जाता जो आपकी अगली नस्ल को भी आपके अकेलेपन या लावारिस होने का एहसास ना होने देता। फिर हाँ, मफरूज़े तो मफरूज़े ही होते हैं। वो मुस्कुराई। और नसीब से कोई वाकिफ़ नहीं सिवाय उस आलिमुल गैब के। जो तुम कह रहे हो वो हो भी सकता है और उसके बरक्स भी हो सकता है। यकीन तो कहीं भी नहीं है, सिर्फ रिस्क है। तो फिर वो रिस्क क्यों ना लिया जाए जिसमें ज़हनी तस्कीन तो हो। उसने बड़े पूरे एतमाद अंदाज में सर को ऊंचा करके नदीम की शक्ल देखी और हंस दी। आप बड़ी अजीब है सना, मेरी समझ में नहीं आता इस सबको मैं क्या समझूं, क्या नाम दूं। आज के माशरे, आज के दौर में इस तरह की सोच। वो कुछ बेबस सा हुआ। कुछ मत समझो, कुछ मत कहो। हम सोच का इल्ज़ाम दौर को क्यों दे देते हैं, तरबियत को क्यों नहीं देते। जिसे तुम बाबा का आइडियलिज्म करार दे रहे हो वो उनके मफरूज़े नहीं, उनके ज़हनी अजाब थे नदीम। मैंने वो सब कुछ, उनकी तड़प, वो बेचैनी, महरूमी खुद अपनी आंखों से देखी है। सकूते ढाका का वो दुख, अपनी सरजमीन से बिछड़ने का गम उनके रगों पैर में उतर गया था। वो तो वहाँ से सारा खानदान गंवाकर तन्हा ही यहाँ आ पाए थे। नौ उम्री में तन्हाई का वो कर्ब और अजियत जो उन्होंने सही, ये अजीज़ो कारब तो गैर मतवक्का तौर पर अचानक उन्हें मिल गए थे, वो भी एक अरसे बाद। फिर अम्मी से शादी हुई तब कहीं जाकर वो संभल पाए। मैं तो यहीं की पैदाइश हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे वो सारा अजाब उनके साथ मैंने भी झेला हो। मैं उनकी और वो मेरी कुल कायनात थे, मगर सकीना फुप्पो या उनके दूसरे बहन भाइयों में से कोई एक डेढ़ घंटे के लिए भी बाबा के पास आ जाता था तो वो फिर से जी उठते थे। उनके चेहरे पर रौनक और तमानियत सी आ जाती थी। मैंने कई मर्तबा देखा वो सिर्फ हंसते बोलते ही नहीं थे, बल्कि कभी कभी खुद जानबूझकर झगड़े निकालते, छेड़ छेड़ कर इखलाकी मामलात पर बहस करते, अगली पिछली पता नहीं कौन कौन सी बातों की तस्दीक तरदीद के अंदाज में दोहराते, और फिर जब वो सब लोग चले जाते तो घंटों वो सब कुछ याद कर करके महसूस होते। बाज़ दफ़ा तो कई कई रोज़ तक दोहराकर लुत्फ़ उठाते। वो इस सब में खुद को, अपनी ज़ात को महसूस किया करते थे, अपनाइयत का, कुर्बत का एहसास। वो उनका माजी नहीं, उनके हाल की तस्कीन और मुस्तकबिल के लिए उनका हौसला और उम्मीद थी जो उन्हें ज़िंदा रखे हुए थी। फिर मैं अपनी इस सोच में हक बजानिब हूँ या नहीं, मेरी ये सोच मेरे बाबा का कर्ज है जो मुझे अदा करना है। राज़ी ब रज़ा होकर, हंसी खुशी के साथ। उसका वो खोया खोया लहजा कुछ और भी बेध्यान सा हो गया। वसीम आहिस्तगी से आगे बढ़ गए। नदीम के करीब ही सीढ़ियों पर सर झुकाए बैठी सना उन्हें बड़ी अपनी अपनी सी लगी। उनका जी चाहा वो उनसे भी इसी तरह शेयर करे, इतनी ही अपनाइयत और यगानगत के साथ जैसे नदीम से कर रही है। आहट पर उसने मुड़कर देखा और उन्हें सामने पाकर एकदम हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। उसके बौखलाए हुए अंदाज पर नदीम बेइख्तियार हंस पड़ा। वालेकुम अस्सलाम, मैं कहीं बाहर से नहीं आया, कमरे से निकला हूँ। वो खफीफ तौर पर मुस्कुराए, आंखों में वही महजूज होने वाली शरीर सी चमक लहराई। जी, मगर ये शायद आपको अभी तक बिन बुलाए अचानक आ जाने वाला मेहमान ही समझती हैं, जब बुलाए जान होते हैं। पता नहीं यह अजनबियत की फिजा कब ख़त्म होगी। नदीम शरारत अमेज़ अंदाज में हंसा। वो बददस्तूर साबका पोज में एक टांग बरामदे से नीचे फैलाए, दूसरे घुटने पर कोहनी टिकाए उसी लापरवाही से बैठा बारी बारी दोनों का जायजा ले रहा था। शुक्र है तुमने नापसंदीदा नहीं कहा, वसीम हंस दिए। अरे नहीं तौबा, वैसी बात भी नहीं है। खिफ़त खजालत ने सना का चेहरा खासा रंगीन कर दिया। कैसी? वसीम ने बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा। मतलब ये कि नापसंदीदा नहीं है। नदीम शरारत से बाज नहीं आया। अब वो दोनों ही हंसे थे। मेरा मतलब है आप मेहमान तो नहीं हैं। उसने तेज़ी से खुद पर काबू पा लिया। चलिए, ये तो शुक्र है कि ये मरहला तो बखैर खूबी से निमटा। इस घर का फ़र्द हूँ, कोई गैर नहीं। जी? उसने कुछ अचंभे से उन्हें देखा।
جی جب تم نے یہ تسلیم کر ہی لیا ہے تو پھر اس قدر تکلف کیوں، جس میں ہو تکلیف سراسر۔ انہوں نے کپڑے آگے بڑھائے۔ ثنا لمحہ بھر کو جھجکی پھر دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ وسیم نے گہرا طویل سانس لیا۔ ندیم ہنس کر اسے دور مشین تک جاتے دیکھتا رہا۔ پاپا یہ ثنا کا کیا سلسلہ ہے؟ وسیم پچھلے کئی دنوں سے موقع کی تلاش میں تھے۔ کیسا سلسلہ؟ جمیل صاحب چونکے۔ یہی شادی وادی کا۔ جب منیب الرحمن ٹھیک ٹھاک طریقے سے برسر روزگار بھی ہیں تو پھر تاخیر کس بات کی ہے؟ یہی بات تو انہیں ڈسٹرب کیے ہوئے تھی۔ بس بیٹا سلسلہ کیا ہوگا، وہی گھر کے اپنے خاندان کے مسائل۔ آپا سکینہ چاہتی ہیں بیٹیوں میں سے کسی کا رشتہ ہو جائے، پھر وہ بیٹے کا معاملہ اٹھائیں۔ جمیل صاحب نے سب کام ایک طرف کرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر خدا نہ خواستہ 2-4 سال تک بیٹیوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا تو وہ ثنا کو بھی لٹکائے، میرا مطلب ہے بٹھائے رکھیں گی۔ وسیم کچھ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے۔ یہ معاملہ ایسا ہے وسیم میاں کہ میں اس سلسلے میں کچھ بول نہیں سکتا، بلکہ بولنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ خدا سلو کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اس نے مجھے صرف امانت دار بنایا تھا، ثنا کے معاملات میں ذمہ دار نہیں۔ نسبت اس نے خود طے کی تھی اور مجھے پابند کر دیا تھا کہ جس طرح وہ لوگ چاہیں گے میں اس کی یہ امانت اسی طرح ان لوگوں کی سپرد کر دوں گا۔ تو بس میں انتظار کر سکتا ہوں، خود سے یہ معاملہ چھیڑ نہیں سکتا۔ جمیل صاحب کے سنجیدہ و متین لہجے میں سکون بھی تھا۔ وسیم خجل سے ہو گئے۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کچھ سوچنے لگے تھے۔ جب سلو کی حالت بگڑی تھی، جمیل صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے پھر سے بات شروع کی۔ میں نے مشورہ دیا کہ تم آپا سکینہ سے بات کرو۔ نسبت تو تم طے کر ہی چکے ہو، اب خود اپنے ہاتھوں بچی کو اپنے گھر بار کا کر دو۔ لیکن وہ پھر چپ ہو گئے۔ لیکن کیا پاپا؟ یہ تو ایک بہت مناسب تجویز تھی۔ وسیم نے پہلو بدلا۔ ہاں مناسب تو تھی، لیکن پہلا قدر ماہ ثنا کی کم عمری بنی۔ سلو کے خیال میں کم عمری کی شادیاں رویوں کے تعین میں مشکلات کا سبب بنتی ہیں اور پھر ساری زندگی صحیح ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتا۔ دوسرے منیب ابھی زیر تعلیم تھے۔ تیسرے ان کے گھر میں گنجائش نہیں تھی کہ گھر تبدیل یا مزید تعمیر کروائے بغیر وہ عجلت میں ایسا کوئی فیصلہ کر سکے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایسے کسی اقدام کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھے۔ اور سلو کے خیال میں یہ زبردستی کا سودا میری بچی کی آئندہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے ذہنی دباؤ بن جائے گا کہ ہم تو ابھی تیار ہی نہیں تھے۔ یہی سارے عوامل تھے جنہوں نے مل کر اسے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانے دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حفیظ الرحمن کی موت نے رہی صحیح کسر بھی تمام کر دی۔ معاملہ مزید طول کھینچ گیا۔ انہوں نے تفصیلی وضاحت کی۔ چلیے وہ تو جو کچھ بھی تھا یا جو کچھ بھی ہے، جب ثنا کے پاس اتنی مہلت، یہ گنجائش تھی تو آپ اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیتے، کسی ڈھنگ کے مضمون میں ماسٹرز کر لیتی، آئندہ زندگی میں یہ ڈگری اس کے کام آتی۔ تعلیم تو کبھی رائے گا نہیں جاتی پاپا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن یہ پابندی ادھر سے آئی۔ BSc کے بعد آپا سکینہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بس کافی ہے، زیادہ ڈگریاں وگریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ تعلیم بھی دماغ خراب کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کے تحفظات کا شکار ہو گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ثنا یونیورسٹی میں یا اور کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخلہ لے۔ وہ لڑکیوں کے مخلوط تعلیم کی حامی نہیں ہے۔ کیا خود منیب الرحمن بھی؟ وسیم کے لہجے میں بجا طور پر حیرت تھی کہ وسیم خود اسی مخلوط ادارے سے اکنامکس میں آنرز اور MSc کرنے کے بعد ٹھیک ٹھاک بلکہ خاصی شاندار ملازمت اختیار کیے ہوئے تھے، اور ابھی پچھلے ہی دنوں جاب میں رہتے ہوئے اپنا CA بھی مکمل کر لیا تھا۔ مونو کا کہنا ہے کہ میں جس صورتحال میں ہوں امی سے اختلاف رائے نہیں کر سکتا، بعد میں اگر ثنا کی خواہش ہوئی تو میں بندوبست کر لوں گا۔ اور جو یہ اب اس کی عمر اور وقت ضائع ہو رہا ہے یہ مگر کسی پر دباؤ تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ جب وہ اس وقت ایک جائز بات کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے تو بعد میں کیا کریں گے؟ وسیم بلا وجہ ہی حجت پر اتر آئے۔ بیٹا ہر ایک کے اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی روایات ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تو صلاح الدین کو اس سب کا علم تھا، وہ آپا سکینہ اور منیب دونوں کے مزاج سے بخوبی واقف تھا، پھر بھی اس نے یہ بہتر سمجھا اور جو کچھ اس نے مناسب جانا وہ کیا۔ تو پھر میں اور آپ تو اب ان معاملات میں دخل اندازی کا حق نہیں رکھتے۔ ہاں یہ تو میں بھی اچھی طرح جان گیا ہوں انہوں نے کیوں بہتر سمجھا اور کیا مناسب جانا۔ خود صاحب معاملہ کی زبانی کہ وہ باپ کی محبت کی اسیر سچ مچ صبر و شکر کے پیکر میں ڈھل چکی ہے۔ وسیم خاصی دیر خاموش رہے۔ پاپا صاحب بنا جانے کن خیالات میں جا کھوئے۔ پاپا اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں منیب سے بات کروں۔ وہ اپنے اندر کی جمع تفریق ضرب تقسیم سے گزرنے کے بعد بآہستگی مخاطب ہوئے۔ لہجے میں کچھ جھجک، کچھ ہچکچاہٹ سی تھی۔ کیا بات کرو گے؟ پاپا صاحب مسکرائے۔ یہی کہ اگر ریگولر ایجوکیشن ممکن نہیں ہے تو وہ ثنا کو پرائیویٹ امتحان دینے کے سلسلے میں تو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح فارغ رہ کر وہ ہر وقت مختلف سوچوں سے الجھی رہتی ہے، مصروفیت ہوگی تو وہ بھی ذہنی یکسوئی کے ساتھ وقت گزار سکے گی، شاید میں انہیں قائل کر سکوں۔ کیا اس نے تم سے کچھ کہا؟ جمیل صاحب بے طرح چونکے۔ نہیں، وہ مجھ سے اتنی بے تکلف کہاں ہے کہ وہ کچھ ڈسکس کر سکے۔ تو پھر تم نے یہ اندازہ کیسے قائم کر لیا؟
मैंने उसे कई मरतबा तन्हाई में रोते और परेशान होते देखा। अभी पिछले दिनों भी मैं घर वापस आया तो अम्मी और उस्मा मामू जान की तरफ गई हुई थी और वो तन्हा पिछले बरामदे में शायद देर तक रोती रही थी। घर में कोई नहीं था। तुमने रोने का सबब नहीं पूछा? जमील साहब कुछ अजीब से तरद्दुद का शिकार हुए। फ़हीम और अनम कुछ देर पहले ही खेलने के लिए गए थे। वो अकेली ही थी। मैंने पूछा था बहुत, लेकिन वो किसी तौर कुछ बताने पर आमादा ना हुई। मैंने काफ़ी देर समझाया भी कि तुम अब इस घर की फ़र्द हो, हमारी जिम्मेदारी हो, मसाइल शेयर नहीं करोगी तो तुम्हारी परेशानियों का हल कैसे निकलेगा। मगर वो यही कहती रही, कोई मसला नहीं है, बस मैं कभी कभी यूं ही शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ। मैंने कहा डिप्रेशन भी बेसबब तो नहीं होता। वो मेरी शक्ल देखकर खामोश हो गई। मैंने पूछा तुम मम्मी वगैरह के साथ क्यों नहीं गई? कहने लगी मेरा मूड नहीं था, लेकिन मेरा अंदाज़ा है पापा वो उधर के सद महरी के रवैयों ही से परेशान होती है। जमील साहब फिर से चुपके दरिया में डूब गए। सच बात तो यह है बेटा कि मैं उसे अपने ही घर, अपने ही खानदान में शामिल करना चाहता था। उन्होंने एक बार फिर गहरा तवील सांस लेते हुए बेटे की शक्ल देखी। इस जैसी बच्चियां नसीब से ही मिला करती हैं, लेकिन सल्लू को उजलत थी और सबसे बड़ी बात वो ये शादी अपने ही खानदान, अपने ही माहौल में करना चाहता था। सो मैं 1000 बार चाहते हुए, शदीद ख्वाहिश रखते हुए भी उस पर दबाव नहीं डाल सका। लहजे में कुछ अजीब सा मलाल घुल गया। ओह, तो कहीं उसके मुझसे यूं गुरेज की वजह यही बात तो नहीं है? वसीम चौंके। आपने ख्वाहिश का इजहार किया था पापा? 1-2 बार सल्लू से इस मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। जाहिर है उस वक्त तुम भी ज़ेरे तालीम ही थे। शुरू में तो उसने भी यूं ही हंसकर उड़ा दिया था, लेकिन मेरे बेहम इसरार पर संजीदगी से तफसीली गुफ्तगू के बाद इस मौजू को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जब निस्बत तय हो गई तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रही। तुम्हारी अम्मी को तो अब भी कभी कभी खासा मलाल होने लगता है, लेकिन ये सब मुकद्दर के खेल हैं बेटा, जिसमें बंदे बेबस हो जाते हैं, जो जिसके नसीब में हो। अब तो हमारी ख्वाहिश यही है और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि वो बच्ची हमेशा खुशो-खुरम और आसूदा रहे, जहाँ भी रहे मुतमईन और पूरा आसाइश ज़िंदगी गुजारे। उनके आज़रदा से भीगे भीगे लहजे में खलूस के साथ बेलौस चाहत भी थी। वसीम बिल्कुल चुप हो गए। पापा ने यह बात सिर्फ इसलिए मुझसे शेयर की है कि मुनीबुर रहमान से गुफ्तगू करते वक्त ये सब बातें मेरे जहन में रहें। सना, वसीम ने लाउंज के आगे से गुजरते देखकर पुकारा। जी। वो पलटकर दरवाजे पर आई। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने अपनी मसरूफियत मुलतवी करते हुए कागजात समेटकर साइड टेबल पर रखे। जी। सना ने कुछ उलझी हुई नज़रों से वसीम के चेहरे को देखा और मरे मरे सुस्त कदमों से अंदर आ गई। वसीम के चेहरे पर वही बेसाख्ता मुस्कुराहट चमकी। बैठो भाई, ज़रा तसल्ली से, मुझे तुमसे कुछ तफसीली गुफ्तगू करनी है। भला क्या गुफ्तगू करनी है मुझसे, वो भी इस वक्त? ये सवाल सिर्फ आंखों में जागा और चेहरे पर हैरत का साया सा गुजर गया। वो मोहतात अंदाज में सोफे पर टिक गई। तुम्हारा मोनू, मेरा मतलब है मुनीबुर रहमान से किसी किस्म का कोई राब्ता है? जी। क्या मतलब? इस अचानक इस्तफसार पर बेतरह चौंकी। अब इस वाज़ेह सवाल का मतलब भी बताना पड़ेगा। इतनी कूड़मक्स लगती तो नहीं हो। वो खासे डांट कर बोले। मेरी समझ में इस सवाल की गर्ज व गायत नहीं आ रही। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अब उसका मिजाज भी बिगड़ा। लहजे में कुछ खफकी, कुछ नरूठापन उतर आया। वसीम बेसाख्ता हंस पड़े। शाबाश, मतलब ये कि गलत अंदाज और गलत रवैयों पर एहतजाज कर सकती हो, बिल्कुल ही बुड़म नहीं हो। चलो ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। वो शरारत से हंसे थे। सना कुछ खफीफ सी हो गई। मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ तुम्हारी मुनीबुर रहमान से कुछ बातचीत वगैरह होती है या नहीं? तुम दोनों एक दूसरे से राब्तों में हो? जी। फ़ोन पर गुफ्तगू होती रहती है, मगर कुछ नहीं। अब तो मुझे बिल्कुल साफ साफ ये बताओ कि तुमने आगे तालीम जारी रखने के सिलसिले में मुनीब से क्यों बात नहीं की? आपको कैसे पता? सवाल जहन में गूंजा ज़रूर, लेकिन ज़ुबान तक नहीं आ सका। मैं उन्हें किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहती थी। अंदाज हनूज वही रूठा रूठा कुछ बेनियाजी लिए हुए था। वसीम ने खासे ध्यान से शक्ल देखी। तो ये तुम्हारा किसी भी किस्म के इस्तफसार से गुरेज दानिस्ता है? उन्होंने तवील सांस लिया। मुश्किल में डालना नहीं चाहती थी या रद्द हो जाने का खौफ था? उसका सर झटके से ऊपर उठा। उनके चेहरे पर वही आसूदा सी पुरसकून मुस्कुराहट नजर आई। एक ही बात है। धीमे पस्त लहजे में शिकस्तगी उतर आई। फिर से अपने पैरों की तरफ देखने लगी। कतई एक बात नहीं है। तुमने जो कहा उसका मतलब है मुनीब तुम्हारी बात गौर करके अपनी अम्मी को कायल करने की कोशिश करते, जबकि मैं जो कह रहा हूँ उसका मफहूम है कि वो फौरी तौर पर बराह रास्त तुम्हें मना कर देते। उसकी आंखों के पैमाने अरगवानी होने लगे। मगर तुम्हें बात तो करनी चाहिए थी। जब तक इजहार मुद्दा ना हो, अगला बंदा कैसे जान सकता है कि दिल में क्या है? हो सकता है मुनीब तुमसे इख्तलाफ ना करते और कोई दरमियानी राह निकालने की कोशिश कर लेते। पापा साहब ने उनसे बात की थी और उनके दरमियान जो कुछ गुफ्तगू हुई थी उससे मुझे मुकम्मल तौर पर आगाह भी कर दिया था। फिर अगर मैं ये मौजू छेड़ती तो सरासर उन्हें मुश्किल में डालने वाली बात होती। वो उसे मेरी जिद, मेरी जानिब से पड़ने वाला दबाव तस्वुर करते, चाहे जुबान से कहते ना कहते। और यह भी तो हो सकता है कि वो खुद भी इस मौजू पर सोचते रहे हों और तुम्हारी तरफ से ख्वाहिश के इजहार के मुंतजिर रहे हों।
اگر تمہاری طرف سے سپورٹ ملتی تو وہ سٹینڈ لے لیتے۔ جی، اور یہ بات چھپی نہ رہتی، ان کے سٹینڈ لینے کا مطلب تھا سکینہ پھپھو سے اختلاف، اور اگر اسی اختلاف کے پیچھے سکینہ پھپھو کو میں نظر آ جاتی تو پھر یہ ملال ساری زندگی ان کے دل سے نہ نکلتا، اور میرے وہاں جانے سے پہلے ہی تشکیل پانے والی مخالف فضا میرے لیے مشکلات کا سبب بنتی۔ اس لیے مجھے یہی مناسب لگا کہ میں خاموشی اختیار کر کے صبر سے مناسب وقت کا انتظار کروں، خواہ قلب و ذہن پر قیامت ہی کیوں نہ گزر جائے۔ بابا کا خیال تھا یہ ننھی منھی قربانیاں، یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہی عاقبت سنوارتی ہیں، چونکہ یہی وقت کی کسوٹی انسان کو کندن بناتی ہے۔ اس نے پلکیں چپک چپک کر ساری نمی اپنے اندر اتار لی۔ سیکریفائز کرنا، کسی شدید خواہش سے دستبردار ہو جانا بلا شبہ آسان نہیں، لیکن زندگی میں آسانیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر وہی آسودگی، اطمینان اور استقلال جھلکنے لگا جو اسے مضبوطی کے ساتھ ہی دوسروں سے منفرد بھی کر دیا کرتا تھا، اور یہ یقین اپنے بابا سے اس کی انسیت کا کمال تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں منیب کے احساس والے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہیں، یا یہ سفر رائے گاہ کا آغاز ہے؟ نہیں، منیب کو احساس ہے، وہ مستقبل کے حوالے سے مایوس نہیں، اور مجھے بھی پر امید ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وسیم نے ایک بار پھر بغور اس کی شکل دیکھی۔ یہ یقین جس حد تک قائم رہے اتنا ہی بہتر ہے۔ ان کے پھیپھڑوں سے گہرا طویل سانس آزاد ہوا اور انہوں نے مزید بحث کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے منیب سے بات کی ہے، وہ تمہارا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ فوراً ہی اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ آپ نے؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیوں، کیا نہیں کر سکتا؟ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ یا مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی؟ اس کے رد عمل سے خاصے محظوظ ہوئے۔ ثنا کی حیران آنکھوں میں مزید استجاب سمٹ آیا۔ متفق ہونے کا مطلب ایک طویل اور مدلل تبادلہ خیال، لمبی نشست، اور منیب کمگو ہونے کے ساتھ خاصے دروں بین شخصیت کے مالک بھی ہیں۔ وہ متفق ہوئے کیسے؟ وہ لاکھ چاہتے ہوئے بھی یہ استفسار نہیں کر پائی، اور وسیم نے یہ سوال جواب حاصل کرنے کے لیے تو کیے نہیں تھے۔ تم یہاں ہمارے ساتھ گھر کے فرد کی حیثیت سے مقیم ہو تو کچھ ذمہ داریاں تو ہماری بھی بنتی ہیں، تمہارے حقوق کے حوالے سے، اور تمہارے مفادات کا تحفظ بھی ایک ذمہ داری ہی تو ہے۔ ان کے مخلص لہجے میں اپنائیت کی مہک بھی تھی۔ کاش اس احساس ذمہ داری کا معمولی سا اظہار کبھی منیب الرحمن کی طرف سے بھی ہوا ہوتا تو شاید میں اپنے مستقبل کے حوالے سے اتنی غیر مطمئن، اتنے خدشات کا شکار نہ ہوتی۔ وہ ایک دم سے مضمحل ہوئی۔ وسیم نے فوری طور پر اس کی توجہ تبدیل کر لی۔ بہرحال تم اچھی طرح غور کر لو، کس شعبے میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہو؟ میں نے فارم منگوا لیا ہے، اور جس چیز کی ضرورت محسوس کرو بتا دینا۔ مطالعے کے سلسلے میں بھی تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ انٹرنیٹ موجود ہی ہے، اگر لائبریری وغیرہ سے رجوع کرنا چاہو گی تو اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک؟ وہ خوش دلی سے مسکرائے۔ اور یاد رکھو، ہتھیار ڈال کر جینا خود کو وقت کے دھارے کے سپرد کر دینا زندگی نہیں ہوتی۔ زندہ رہنے کے لیے ایک بھرپور زندگی کا احساس بھی ضروری ہے، مکمل خود اعتمادی کے ساتھ، بھرپور طریقے سے، مضبوط قدموں سے شاہراہ حیات کا سفر جو طویل بھی ہوتا ہے اور صبر آزما بھی، لیکن حقوق سے دستبرداری اسے دشوار سے دشوار تر کرتی چلی جاتی ہے۔ بلا شبہ منیب بہت اچھے انسان ہیں، اور بلا شبہ وہ تمہارے لیے سلو چچا کا بہترین انتخاب بننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن تمہاری خود اعتمادی اور مضبوطی ہی ان کے لیے رویوں کا تعین اور توازن قائم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ انہوں نے کچھ توقف کیا۔ بے شک انسان ضد نہ کرے، بلا شبہ جارحانہ انداز اختیار نہ کرے، لیکن نرمی سے، ملائمت کے ساتھ احساس ضرور دلائے کہ یہ کبھی کبھی نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے نرم پھوار کی مانند سماعت پر برستا یہ لب و لہجہ ثنا کے اندر طغیانی سی اٹھانے لگا۔ باخدا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری سوچ، تمہارا انداز یا رویہ غلط ہے، میں انہیں سراہتا ہوں، تمہارے نظریات سے 100% متفق ہوں، دل سے قدر کرتا ہوں۔ بے شک لڑکیوں میں اتنی نرمی، جھکاؤ اور مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن تم خود کو کمزور مت کرو۔ جو کچھ کر رہی ہو پورے اعتماد سے کرو، یقین سے کرو، تذبذب کا شکار ہوئے بغیر، ورنہ تم غیر محسوس طریقے پر خود رحمی اور مظلومیت کا شکار ہو جاؤ گی، اور یہ تمہاری آئندہ زندگی میں زیادہ پریشان کن ثابت ہوگا۔ تم جس تحفظ اور ڈھال کی توقع منیب الرحمن سے کرو گی، شاید وہ اس حد، اس معیار تک جا کر تمہیں فراہم نہ کر پائے تو پھر؟ اس نے صرف لمحے بھر کو نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، اور وہ نظر چرا گئے۔ میرا خیال ہے میں نے خاصا وقت ضائع کر دیا تمہارا، مگر میری خواہش ہے کہ تم میری باتوں پر غور ضرور کرو۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے اپنے ہیں، تمہاری خوش و خرم زندگی کے دل سے خواہش مند اور دعا گو، لیکن بہرحال زندگی تمہاری اپنی ہے۔ تمہارے اندر تو یہ سب یقین اب تک راسخ ہو جانے چاہیے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی گفتگو سمیٹ لی۔ ثنا چپ چاپ ان کے مقابل سے اٹھ آئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلی خبر یا خوشخبری جو وسیم نے سنی وہ یہی تھی، سکینہ پھپھو کا فون آیا تھا۔ وہ شادی کی تاریخ طے کرنا چاہ رہی ہیں، بات ٹھہرانے کے لیے اسی ہفتے کا کوئی دن مانگ رہے ہیں وہ لوگ۔ وسیم خاصی خوشگوار حیرت کے ساتھ ہی کچھ آزردگی کا شکار بھی ہوئے۔ تو یہ رد عمل ہوا ہے منیب الرحمن سے اس گفتگو کا؟
बहुत खूब, मुबारक हो भाई, मगर ये सोए हुए लोग जाग कैसे गए? उन्होंने हंसकर सना की शक्ल देखी। उसने कुछ अजीब जख्म खूरदा सी नजरों से उन्हें देखा और अम्मी की तरफ मतवज्जा हो गई। वो मजीद एहसास पशेमानी की जद पे आए। जाग क्या गए? वो नए घर में मुंतकिल हो रही हैं तो उनका ख्याल है इस मामले को भी निपटा ही लिया जाए। अच्छा, नया घर ले लिया उन लोगों ने, बहुत खूब। और वो जो दूसरे उज़्र माज़ूरात थे वो सब तो खैर उसी तरह है और अभी फ़िलहाल तो आर्जी तौर पर किराए पर ही जा रहे हैं। फिर उनका ख्याल है मौजूदा मकान ज़रा पुरानी तर्ज का है, उसे गिराकर नए सिरे से तामीर करा लिया जाए तो ठीक ठाक गुंजाइश निकल आएगी। बस इतने ही अरसे के लिए मुंतकिली का इरादा है। माशाल्लाह अब तनख्वाह और मुराद के साथ मुलाजमत इख्तियार की है उन्होंने भी। और वो जो भाई हफीज़ मरहूम ने सरमाया लगाया था वो कारोबार भी माशाल्लाह ठीक ठाक तरीके से चल पड़ा है। तो फ़र्क तो पड़ता है। अम्मी ने खासी शादमानी के साथ वजाहत की। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छा फ़ैसला है, बाकी मसाइल भी हल हो ही जाएंगे रफ्ता रफ्ता। वसीम ने बहुत ध्यान से सना की शक्ल देखी मगर किसी भी तासुर का अंदाज़ा नहीं कर पाए। अम्मी, कम अज़ कम इतनी मोहलत ज़रूर रखिएगा कि फ़हीम और अनम के इम्तिहान से फारिग हो जाएं और मेरा भी मिड टर्म ब्रेक हो। फिर हम जी भर के उधम मचाएंगे और खूब रत जगह भी करेंगे। उज़्मा की मुसर्रत तो दीदनी थी। हाँ भाई ज़रूर, हमारे घर की पहली खुशी है, सब कुछ होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अम्मी उज़्मा के जोश व खरोश पर हंसती। सना, मुनीबुर रहमान ने तुमसे कुछ कहा था उस फैसले के बारे में, उन्होंने अचानक ये इरादा क्यों और कैसे कर लिया? वसीम ने उसे पिछले बरामदे की सीढ़ियों पर तन्हा बैठे देखकर ही उधर का रुख किया था। जी? सना ने पलट कर देखा। वो बरामदे की नीची सी दीवार पर कोहने टिकाए खड़े थे। कल रात उन्होंने बताया था सकीना फुप्पो से उनकी जो बात हुई थी। गहरा तवील सांस लेते हुए फिर से सामने देखने लगी। ओह, तो ये उन्हीं की एमा पर हो रहा है। लेकिन जब तालीमी सिलसिला शुरू करने के बारे में मुझसे बात हुई थी तब तो उन्होंने ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया था, बल्कि मेरा तो यह अंदाज़ा था कि शायद वो कुछ अरसे मजीद मुलतवी रखना चाह रहे हैं इस मामले को। तुमसे गुफ्तगू में ऐसा कोई इजहार किया था? नहीं, ये उनकी एमा पर नहीं हो रहा। वो मजीद 1-1.5 साल की मोहलत के ख्वाहिशमंद थे, मकान की तामीर मुकम्मल होने तक। तो फिर अभी से अचानक फैसले की वजह? सकीना फुप्पो का कहना है जब मकान तब्दील करना ही है तो फिर इस काम में ताखीर क्यों की जाए? फिर वही उज़रे लिंग, मकान तो पहले भी तब्दील हो सकता था, फिर अब यूँ अचानक क्यों? मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो आप उन्हीं से मालूम कर सकते हैं। वो कुछ चुप सी हुई। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुनीब ने तुम्हें क्या वजह बताई है? वसीम कुछ मुस्तरिब हुए। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, बस अपनी अम्मी के फैसले से मुझे आगाह किया है और यह कि वो इस फैसले से मुत्तफिक ना होने के बावजूद अपनी अम्मी से इख्तिलाफ नहीं कर पाए हैं, और बस। अच्छा, और वो जो पिछले दिनों तुमने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बाद में भी इम्तिहान तो मुझे देना ही था। वो चुपचाप उसका जायज़ा लेते रहे, जो उनकी मौजूदगी को महसूस करते हुए उनकी तरफ मतवज्जा नहीं थी। तुम खुश हो? काफ़ी देर बाद सकूत तोड़ा। अगर मुझे खुश होना चाहिए तो मैं यकीनन खुश हूँ। वो हंसती। वसीम कुछ अजीब सी खलिश का शिकार थे और लाख कोशिश के बावजूद अपनी इस कैफियत को समझ भी नहीं पा रहे थे। हाँ, तुम्हें खुश होना चाहिए और मुतमईन भी। वहाँ से हटते हुए उन्होंने ये तसल्ली पता नहीं खुद को दी थी या सना को। अम्मी ने जो जुबान से कहा था हमारे घर की पहली खुशी है तो उसे हर तरह सच कर दिखाया। जिस तरह तैयारियां और साथ ही साथ मेहमानदारी के सिलसिले हुए, कोई नहीं कह सकता था कि ये इस घर की हकीकी बेटी नहीं है। अम्मी और उज़्मा के साथ वसीम का भी गोया सर गाड़ी पैर पहिया होकर रह गया था। यूं ही हंसते खेलते भागते दौड़ते जब तकरीबात शुरू हुई तो जैसे सारी खुशियां और शादमानियां सिमट कर इस घर की चार दीवारी में आ गईं। क्या निकाह का फरीज़ा दोपहर में अदा करने का प्रोग्राम है? उज़्मा बता रही है, शायद वहाँ से कोई फ़ोन वगैरह आया है। वसीम पापा साहब को तलाश करते हुए कमरे में आए। जी बेटा, फ़ोन नहीं, मुनीब के मामू और ताया के बेटे आए थे। चूँकि निकाह मस्जिद में मुनक्किद करने का इरादा है और कल जुमा भी है तो वो सहूलत के ख्याल से चाह रहे हैं कि जुमा की नमाज के वक्त ही ये सुन्नत भी अदा कर ली जाए। जमील साहब ने हस्बे मामूल रसान से वजाहत की। मगर पापा, 3-4 घंटे के फ़र्क से भला क्या सहूलत हो जाएगी? जब शाम में बारात आनी ही है तो निकाह की सुन्नत भी एहसन तरीके से उसी मजलिस में क्यों ना अदा की जाए? दुआ में तमाम अजीज़ कारब शरीक हो गए। आप ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन उनका ख्याल है कि बारात की तैयारी और फिर मूवी वगैरह के चक्करों में बहुत वक्त ज़ाया होता है। निकाह हो चुका होगा तो बारात आने के बाद रसूमात ज़रा जल्दी जल्दी और सहूलत से अदा कर ली जाएंगी। और मेरा ख्याल है इतनी मामूली बातों पर इख्तिलाफ को शदीद नहीं होना चाहिए। इतनी मामूली सी सहूलत के ख्याल से वो एक बड़ी और अच्छी रिवायत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालांकि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर वो बारात जल्दी ले आएँ तो फ़ौरन निकाह के बाद भी ये सब काम सहूलत से हो सकते हैं। मैंने भी यही कहा था, मगर वो उसी तरह बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन पापा, जाहिर है फिर निकाह में तो दोनों तरफ ही से महदूद तादाद में सिर्फ चीदा लोग ही शरीक हो पाएंगे, और वो भी ज़्यादातर बुजुर्ग। जबकि मेरा ख्याल है कि निकाह की मजलिस में अजीज़ व कारब के दरमियान इजाब व कबूल को अफजलियत दी गई है। तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त वसीम, मगर हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते बेटा।
خاموش بیٹھی امی نے آہستگی سے زبان کھولی۔ میں نے آپا سکینہ سے فون پر بات کرنی چاہی تھی، مگر انہوں نے پہلے ہی قدم پر ایسی بات کر دی کہ آگے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ ان کے دھیمے لہجے میں آزردگی مچل گئی۔ کیا ایسی بات کہہ دی انہوں نے؟ وسیم نے کچھ چونک کر خاصے اچنبے سے امی کو دیکھا۔ بس بیٹے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، پاپا صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ ان کے نزدیک ہم بھی عزیز و اقارب میں تو شامل نہیں ہیں، لہٰذا نکاح اس مجلس میں ہو یا وہاں مسجد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کام سہولت سے ہو سکے وہی کر لینا چاہیے۔ پاپا صاحب نے اپنے لہجے کو ہر قسم کے جذبات سے عاری رکھنے کی دانستہ کوشش کی تھی۔ وسیم کا منہ لمحہ بھر کو کھلا اور پھر اتنی سختی سے بند ہوا کہ چہرے کے عضلات نظر آنے لگے۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے امی، ہم اپنی جان بھی لٹاتے رہیں گے تو غیر ہی، وہ ثنا کی اپنی ہے۔ امی کے لہجے میں تلخی در آئی۔ نہیں سلمیٰ، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برے نہیں کرنے چاہیے۔ بس دعا کرو سلو کی تمام توقعات پوری ہوں اور ہماری بچی وہاں خوش اور شاد آباد رہے۔ پاپا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ وسیم نے امی کے چہرے پر نظر ڈالی، پھر پاپا صاحب کی طرف دیکھا۔ جمیل صاحب نے آگے بڑھ کر ان کے شانوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے باہر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ تمام تر ذمہ داری وسیم کے کاندھوں پر تھی اور ان کے تمام عزیز جی جان سے ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ نماز سے پہلے منیب کی طرف سے کچھ لوگ لڑکی کی رضامندی لینے اور نکاح نامے پر دستخط کرانے آئے۔ پاپا صاحب نے بحیثیت وکیل اور چھوٹے چچا اور بڑے ماموں جان نے گواہوں کے طور پر دستخط کیے۔ نکاح میں شرکت کے لیے تمام عزیز اسی کھلے دل سے جمع ہو گئے تھے کہ احمد جمیل کے سارے خاندان نے ثنا کو ان کی لے پالک بیٹی کے طور پر قبول کیا ہوا تھا۔ کوئی بھی اسے خاندان سے الگ تصور نہیں کرتا تھا۔ پاپا صاحب کی ہدایت کے مطابق مغرب تک تمام لوگ میرج لان میں پہنچ چکے تھے تاکہ ادھر سے کسی دیر سویر یا تاخیر کی گنجائش نہ رہے۔ عظمیٰ ثنا کو بیوٹی پارلر سے براہ راست لان میں ہی لے آئی۔ دلہن کے لیے ترتیب دیے گئے مختصر سے کمرے میں فوٹو سیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تمام انتظامات مکمل تھے، اب صرف بارات کا انتظار ہو رہا تھا۔ وسیم کا ارادہ تھا جو ہی بارات آئے گی استقبالیہ مراحل سے گزرنے کے فوراً بعد توام کا سلسلہ شروع کرا دیں گے تاکہ رسومات کی ادائیگی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو اور رخصتی سہولت کے ساتھ صحیح وقت پر ہو سکے۔ موبائل کی گھنٹی بجی، انہوں نے اسکرین دیکھے بغیر کان سے لگایا، مگر جو کچھ سنا لمحے بھر کو ایسے ہی لگا جیسے سماعت معطل ہو گئی ہو۔ کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ عرق آلود پیشانی کے ساتھ بعجلت مہمانوں کے استقبال میں مصروف پاپا صاحب کی طرف بڑھے، مگر حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ انہیں آگاہ کیسے کریں۔ خیریت؟ کیا بات ہے وسیم، ادھر آؤ۔ چچا جان کو شاید ان کے چہرے پر کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ وہ چچا جان، منیب الرحمان کے گھر سے فون ہے۔ اچھا ہاں، تو کیا بات ہے؟ کتنی دیر ہے بارات آنے میں؟ کب تک پہنچ جائیں گے وہ لوگ؟ بارات؟ وسیم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ان کے چہرے پر نظر ڈالی۔ بارات نہیں آ سکے گی چچا جان۔ کیوں؟ خیریت کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں آ سکے گی؟ ان کے تیزی سے کیے گئے سوالوں میں عجلت ہی نہیں اضطراب بھی تھا۔ تمام خدشات لمحے میں دھڑک اٹھے۔ وہ کیسے کہوں یہ بات چچا جان، منیب کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے بے اختیار وسیم کا بازو تھاما۔ ایسا ہی لگا تھا جیسے میرج لان کی وہ آرائشی چھت بما ساز و سامان ان کے سر پر آ گری ہو۔ ایک لمحے کو زمین آسمان کی گردش تھم گئی تھی جیسے۔ جی، منیب کے تایازاد بھائی کی کال تھی، انہوں نے یہی اطلاع دی ہے۔ وسیم کو یوں لگ رہا تھا ان کے یک بستہ وجود سے ابلنے والا پسینہ انہیں برف کے ڈھیر کی مانند پگھلا کر رکھ دے گا۔ مگر کب؟ کیسے؟ یہ سب میں ابھی معلوم نہیں کر پایا، مگر پاپا صاحب کو کیسے خبر دی جائے؟ نہیں، وہ یہ اتنا بڑا صدمہ اچانک نہیں جھیل پائیں گے۔ کہیں کسی نے مذاق تو نہیں کیا؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لاؤ مجھے فون تو میں پتہ کرتا ہوں۔ بے یقینی تھی۔ اتنا سنگین مذاق کون کرے گا، اور وہ بھی اس وقت؟ وسیم کے لہجے میں بے بسی اتر آئی۔ وہ منیب کے تایازاد ہی کی آواز تھی، اور پھر چچا جان کی تفصیلی گفتگو میں سارے گمان دم توڑ گئے۔ وہ دلہا بننے کے لیے غسل کرنے واش روم گئے تھے۔ سب منتظر تھے۔ جب دیر ہوئی تو تشویش ہونے لگی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر دروازہ توڑا گیا، مگر وہ غسل سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت برا ہوا یہ، اب کیا ہوگا؟ موبائل واپس کرتے ہوئے وسیم کی شکل دیکھی، جن کا بے رنگ چہرہ بالکل سست کر رہ گیا تھا۔ یہ خبر دلہا کا ہارٹ فیل ہو گیا جیسے خبر نہیں کوئی بم دھماکہ تھا جس نے لمحوں میں پوری محفل کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاپا صاحب لڑکھڑا کر کرسی پر ٹکے تھے۔ خواتین کی جانب والے حصے سے بآواز بلند گریہ وزاری پر کئی لوگ تیزی سے ادھر پڑے۔ آواز پھر سے بحال ہونے میں بھی کچھ وقت لگا۔ عظمیٰ ہوش کرو بیٹا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ثنا کی حالت بگڑ جائے گی اس طرح کی آوازوں سے، اسے ابھی کچھ خبر نہیں ہے، خود پر قابو رکھو۔ پھوپھی جان نے اسے بازوؤں سے تھام کر بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ ہائے پھوپھی جان، کیسے قابو رکھوں؟ کیسے سنے گی وہ یہ خبر؟ عظمیٰ جیسے ٹوٹ کر ان کے گلے لگی۔ امی اسٹیج کے کنارے پر ٹکی بڑی مامی جان کے پہلو سے سر ٹکائے بے آواز و زارو قطار رو رہی تھی۔ ہاں، اصل مرحلہ تو اس بچی کو بتانے کا ہے۔
ہائے کیسے نصیب ہے اس کے بھی، پہلے خاندان ختم ہوا، پھر ماں باپ نہیں رہے، اور اب جو نیا رشتہ جڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اپنے پرائے سبھی ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ یہ نامعلوم کس کی آواز تھی؟ ہاں لگتا یہی ہے، اس کے نصیب میں رشتے ناتے ہیں ہی نہیں۔ پھر اکیلی کی اکیلی ہو گئی، بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی، اب کہاں آباد ہو سکے گی؟ کون قدم بڑھائے گا؟ جن کے مقدر میں بربادی لکھی گئی ہو انہیں کوئی آباد نہیں کر سکتا۔ ہاں دیکھو ذرا، باپ تو آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی طرف سے پورا انتظام کر گئے تھے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ تقدیر سے لڑا نہیں جا سکتا؟ اللہ کی مصلحتیں اللہ ہی جان سکتا ہے۔ ابھی دوپہر کو تو نکاح ہوا تھا بھائی جمیل، اور ان سے کہیں بڑھ کر میاں وسیم اس کے حق میں نہیں تھے، مگر انہی لوگوں کا کہنا کرنا پڑا۔ کسے خبر تھی کہ یہ سامنے آئے گا؟ ارے بد نصیبی سی بد نصیبی ہے، سہاگ کا جوڑا پہنتے ہی بیوہ ہو گئی بچی۔ ابھی تو ہاتھوں میں پوری طرح مہندی بھی نہیں رچی تھی، سہاگ کی چوڑیاں بھی نہیں سجی تھی۔ جب باپ نے اس وقت نہیں کیا تھا تو اب 4-5 گھنٹے پہلے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ناحق بیوگی کا داغ لگ گیا ذرا سی نادانی سے۔ آوازوں کا ایک جنگل تھا اور جائے پناہ کہیں نہیں تھی۔ ہمدردی کے پردے میں ہونے والے یہ بے رحم تبصرے کلیجے پر تلوار بن کر پڑے۔ نہیں ایسا نہ کہیے، بد نصیب نہیں ہے وہ بچی، اور اللہ کبھی بے رحم نہیں ہو سکتا۔ امی تڑپ کر سیدھی ہو گئیں۔ دلہن بنی ہے، سہاگن بھی ہوگی، میں اپنے گھر میں آباد کروں گی اسے، میری بہو بنے گی انشاءاللہ، سب رشتے ناتے برتے گی، نبھائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم، خود اس کی آبادی کے سامان کریں گے۔ وہ اکیلی نہیں ہے، اکیلی نہیں رہے گی۔ امی کا تو کلیجہ شک ہو گیا تھا جیسے۔ بھابھی خود کو سنبھالیے، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ پھپھو بیگم نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تو اس شخص کی تدفین بھی نہیں ہوئی، یہ کیسی باتیں شروع ہو گئیں؟ آپ ثنا کو دیکھیے، یہ سب تو یوں ہی ہوتا رہے گا۔ مامی جان نے ان کا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کی۔ پلیز اس وقت آپ لوگ اس قسم کی باتیں نہ کریں، ویسے ہی کیا کم صدمہ پڑا ہے جو آپ لوگ اور دل دکھا رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، ان کی جگہ آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو؟ وسیم کے دوست طارق کی صاف گو بیوی نے آگے بڑھ کر چاروں طرف کھڑی خواتین سے التجا کی۔ اللہ نہ کرے، ایسے منہ بھر کر تو نہ کہو، ہماری بیٹی کیوں ہوتی؟ خدا کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ کافی لوگ منہ بنا کر اور کچھ دہل کر ادھر ادھر ہو گئے۔ ثنا بے ہوش ہو گئی۔ آپا، باہر سے توصیف کو یا کسی اور ڈاکٹر کو اندر بلاؤ فوراً۔ خالہ جان کی گھبرائی ہوئی بدحواسی بلند آواز پر امی سمیت سبھی ایک دم دلہن کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ پھر کیا ارادہ ہے جمیل؟ جلدی فیصلہ کرو، وقت جا رہا ہے۔ فوراً ہی قاضی کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں بھی جانا ہے، یہاں یہ سب بھی سمٹوانا ہے۔ پھپھا میاں نے انہیں متوجہ کیا۔ کیا فیصلہ کروں؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دوپہر کو اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ تو ہے، نکاح پر نکاح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ عدت کا معاملہ بھی ہے۔ کئی حاضرین محفل رائے مشورے میں از خود شریک ہو گئے۔ نہیں، اس نکاح کی وہ حیثیت نہیں ہے، بیٹی ابھی باپ کے گھر تھی، رخصت ہو کر شوہر کے پاس نہیں گئی تھی، اس پر عدت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس بات کا تعین ہم آپ تو نہیں کر سکتے، شریعت کا معاملہ ہے، اسی طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ جی درست فرما رہے ہیں آپ، میں نے دارالعلوم فون کیا تھا، مفتی صاحب ہی سے گفتگو ہوئی ہے، اور یہ انہی کا کہنا ہے اگر حقوق زوجیت کی ادائیگی کی نوبت نہیں آئی یا وہ شوہر کی خلوت میں شامل نہیں ہوئی تو یہ نکاح اس طرح قائم نہیں ہوا جس پر عدت کا اطلاق ہو سکے۔ چچا ابا نے وضاحت کی۔ اس محفل میں دوبارہ کسی اور شخص سے نکاح کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، لیکن مفتی صاحب کا اپنا خیال ہے عجلت سے سہولت بہتر ہوتی ہے، اگر کچھ ٹھہر کر تسلی سے یہ کام کیا جائے تو زیادہ صائب عمل ہوگا۔ ماموں جان نے مزید واضح کیا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے صاحب معاملہ سے بھی تو پوچھا جائے، وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ چچا جان نے مداخلت کی۔ صاحب معاملہ؟ جی دونوں ہی عاقل اور بالغ ہیں، ان کی رضامندی کے بغیر تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہاں صاحب معاملہ تو پھر دونوں ہی فریق ہو گئے، اس بچی کے تو ابھی حواس ہی قابو میں نہیں ہوں گے، ذرا وسیم کو بلاؤ، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ پھوپھا جان بولے۔ حسان بیٹا دیکھو وسیم بھائی کدھر ہیں؟ ہاں میاں وسیم، یہ ساری صورتحال تم بھی دیکھ ہی رہے ہو، خواتین کی خواہش ہے، بلکہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ… چچا ابا نے ساری رام کہانی الف سے یہ تک ان کے گوش گزار کی۔ اب تم بتاؤ، تیار ہو اس کام کے لیے؟ متفق ہو ہم سب کی رائے سے؟ مجھے اس نسبت یا اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے چچا ابا، بلکہ میرے لیے تو عین سعادت ہی ہوگا کہ پاپا صاحب کی پہلے بھی یہی خواہش رہی تھی، لیکن یہ وقت اس کام کے لیے قطعی مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک خواتین کی اس خواہش اور ان وجوہات اور تعویلات کا تعلق ہے، میرے نزدیک یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ سب فضول توہمات اور جذباتیت ہوتی ہے۔ آپ خود سوچئے، ثنا بھی انسان ہے، کوئی روبوٹ یا بے جان مورتی تو نہیں ہے۔ ابھی 5 گھنٹے قبل ایک شخص سے نکاح ہوا، قضائے الہی سے اس کی موت واقع ہو جائے اور آپ فوراً ہی دوسرے شخص سے نکاح پڑھا دیں، کیا یہ بے رحمی نہیں ہے؟ کیا وہ ذہنی طور پر اس قابل ہوگی کہ کچھ سوچ سمجھ سکے، جبکہ ایک عرصہ وہ اس شخص سے منسوب بھی رہی ہے؟ ابھی اس حادثے کو گزرے کتنا وقت ہوا ہے، بلکہ میرے نزدیک تو یہ ابھی گزرا ہی نہیں ہے، اسے کم از کم صدمے سے باہر تو آنے دیں۔
जानवरों और इंसानों में कुछ तो फ़र्क होता है। और सबसे बड़ी बात, आप लम्हा भर के लिए सोचिए, अगर मुनीब की जगह मैं होता और आपका समझाना मेरी दुल्हन के लवाहकीन यही हरकत करने की कोशिश करते, तब आप पर क्या गुजरती। हकीकत पसंद होना एक अलग बात होती है, हकीकत का सामना करना, हकीकत से गुजरना एक अलग बात होती है। उन्होंने एक बार फिर पेशानी और चेहरे पर से पसीना साफ किया। वसीम की यूं खुले अल्फाज में दो टोक गुफ्तगू पर जैसे वो तमाम हजरात एक साथ होश में आए। वसीम मियाँ दुरुस्त कह रहे हैं, ये वक्त इस सब के लिए मुनासिब नहीं है। सबसे पहले चचा अब्बा ही मुत्तफिक हुए। हाँ, वो बच्ची भी कोई गैर नहीं और ये बेटा भी हमारा अपना ही है, तो फिर वाकई ऐसी उछलत नहीं करनी चाहिए जो दूसरों के लिए अजियत बन जाए। मामू जान ने तायीद ज़रूरी समझी। चलो वसीम, पहले यहाँ का काम निमटवाओ, खाना जो मुनासिब ख्याल किया जाए वो वहाँ चला जाएगा, बाकी तमाम दारुल उलूम भिजवाने का बंदोबस्त करो हाज़िरी के खाने के तौर पर। चचा जान कंधे पर हाथ रखकर उन्हें साथ ही ले गए। सना ने होश में आने के बाद बड़े सब्र और हौसले से सारी सूरत हाल का सामना किया था। हजरात की जानिब से फैसले का इल्म होते ही तबसरे की शौकीन खवातीन को नए जाविये मिल गए। हाँ, ये तो मर्द ही का जिगरा होता है, कफन भी मैला नहीं होता, कब्र की मिट्टी भी सूखने नहीं पाती और वो उसी सेज पर दूसरी को ला बिठाता है। औरतों के लिए बहुत मुश्किल है भाई इतनी जल्दी ऐसी किसी बात को कबूल करना। यूँ भी कुदरत का कोई काम मसलहत से खाली नहीं है। वो जो 4 महीने 10 दिन की मुद्दत रखी है अल्लाह ताला ने, उसमें और सारी बातों के अलावा ये हिकमत भी पोशीदा है कि औरत जज्बाती तौर पर पूरी तरह संभल जाए, तब ऐसा कोई कदम उठाया जाए। वो जो कहते हैं ना, राम तेरी लीला न्यारी, तो दुनिया के और इंसानी फितरत के कैसे रंग ऐसे मौक़ों पर नजर आते हैं, ये सिर्फ साहिब दिल ही जान पाते हैं। उन लोगों को संभलते संभलते भी कई हफ्ते लग गए। सना तो एक बार फिर उसी गुमसुम सी कैफियत में चली गई थी, चुपचाप सबसे अलग थलग। उसकी तो जैसे आंखें ही खुश्क हो गई थी। हर चंद के वो खुद इसरार करके उनके साथ सकीना पुप्पो की तरफ जाती भी रही और सकीना पुप्पो उसे गले लगाकर दहाड़े मार मार कर रोती रही थी, मगर उसकी आंखों ने आंसुओं को राह देनी छोड़ दी थी। कभी कभी ज़ब्त की एक मंजिल ऐसी भी आती है जहाँ आंसू बाहर के बजाय अंदर गिरने लगते हैं। बाज़ औक़ात उस्मा बुरी तरह परेशान हो जाती। उसने तन्हाई में भी कभी सना को आंसू बहाते नहीं देखा, हालांकि पहले तो बहुत मर्तबा उसकी आंखें बिला वजह ही बरस जाया करती थीं। तुम रोती क्यों नहीं हो सना, एक दफ़ा जी भर के रो लो, कुछ तो दिल हल्का हो जाएगा। इस तरह घुट घुट कर तो तुम बीमार पड़ जाओगी। वो खुद रोने लगती, लेकिन सना के अंदर पता नहीं कहाँ का सब्र उतर गया था। शायद मेरा रोना ही अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया उस्मा। हमें साबिर शाकिर रहना नहीं आता ना। जो हमें हासिल हो रहा होता है हम उस पर शुक्रगुजार नहीं होते, शाकी हर वक्त होते रहते हैं। तभी तो कुदरत हमें यूँ इम्तिहानों में डालती है। ऐसी ही कोई बात वो धीरे से कहकर उस्मा को मज़ीद दुखी कर देती। कैसी बातें करती हो तुम, तो बहुत साबिर, बहुत हौसलामंद हो, दूसरों के लिए जीने वाली बेगर्ज। कुदरत तुम्हें इम्तिहान में क्यों डालेगी? ये भी एक वक्ती आजमाइश है, ज़रा सा कड़ा वक्त जो ठहरेगा नहीं, गुजर जाएगा। मगर तुम खुद को संभालो तो सही, इस तरह तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। जहाँ इतनी गुजरी है वहाँ और भी गुजर ही जाएगी। ज़िंदगी तो बहरतौर गुजरना ही है। पापा साहब और अम्मी बददस्तूर अपने इरादे पर कायम थे और दीगर करीबी अजीज़ों का भी यही ख्याल था कि निकाह बनिस्बत का बाकायदा ऐलान हो जाए तो लोगों की ज़ुबानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। वो तजस्सुस और दिलचस्पी बाकी नहीं रहेगी। नहूसत और बदनसीबी के चर्चे आम नहीं होंगे और सना को भी सदमे और जहनी दबाव से बाहर आने में, ज़िंदगी की तरफ लौटने में मदद मिलेगी। मगर जैसे ही ये मामला उठाया गया, सना ने वाज़े अल्फाज में बिला तवक्कुफ़ इनकार कर दिया। शादी एक बार ही हुआ करती है, बार बार नहीं, और मुझे अब शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर बआसानी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। रही तन्हाई की बात, तो मैं यहाँ सबके साथ हूँ, सबके साथ ही रहना चाहती हूँ, मगर उसी हैसियत में जो मेरी अब तक रही है और अब है, बस। अम्मी पापा और दीगर अहले खाना तो परेशान हुए सो हुए, कोई भी उस पर दबाव डालने का इस्तेहकाक नहीं रखता था। वसीम अजीब मखमसे में जा फंसे। काफ़ी सोचने के बाद बिलाखिर उन्होंने सना से बराह रास्त बात करने का फ़ैसला कर लिया। खुले दरवाजे पर दस्तक दिए जाने पर सना ने चौंक कर देखा। चौखट के बीचों बीच वसीम खड़े थे। वो जो मसेहरी के सिरहाने से टेक लगाए आराम किसी हालत में नीम दराज पता नहीं सोच के किसी सहरा में भटक रही थी, एकदम हड़बड़ा के सीधी हुई। अंदर आ सकता हूँ? वो खफीफ तौर पर मुस्कुराए। जी आइए। वसीम लम्हा भर मसेहरी के आगे खड़े रहे, फिर ड्रेसिंग टेबल के साइड में रखे 2 सीटर सोफे की तरफ बढ़ गए। उसने उन्हें बैठने की दावत नहीं दी थी। इस तरह मुस्तकिल तौर पर कमरे में बंद रहोगी तो तबीयत मज़ीद मुज़महल होती चली जाएगी। वही मेहरबान, मुखलिस और दोस्ताना लबो लहजा जो उसे अंदर से उथल पुथल करता था, वो तो उन्हें यूँ अचानक सामने पाकर पहले ही तुग़यानियों की ज़द में थी। पलकों के बंद जैसे एकदम टूट गए। वसीम चुपचाप देखते रहे, उसे चुप कराने या तसल्ली देने की कोशिश नहीं की। उसी खामोशी से उठकर गए और ठंडे पानी की बोतल और गिलास के साथ वापस आए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जिस कैफियत से गुजर रही हो, लेकिन इंसान मुस्तकिल तो इस कैफियत में नहीं रह सकता।
कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ता है। ठंडा पानी ठीक ठाक तरीके से असरअंदाज हुआ था, मगर वही धीरे धीरे नरम फुहार की मानिंद बरसती आवाज़ उसे फिर मुस्तरब कर गई। मैं तुम्हारी ज़हनी हालत बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। ज़ाहिर है ये 2-4 दिनों की बात नहीं है। तुम एक अरसा मुनीब से मंसूब रही हो। यादें बातें इतनी जल्दी और आसानी से महव नहीं की जा सकती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया जाए। हाँ, वो तो बगैर कहे भी उसके अंदर के सारे शोर व शर से वाकिफ़, उसकी तबीयत के हर मद्दोजज़र से आगाह रहे थे, इस घर के तमाम मकीनों से कहीं ज़्यादा। वो चुपचाप ठंडे गिलास को हाथ में घुमाती रही, आंखों से तो जैसे गंगा जमुना बह निकली थी। तुम समझदार हो सना, बंदों का कोई इख्तियार नहीं। इस सब को इसी तरह होना था जैसे हुआ। इस तरह अचानक होने वाले हादसों को बर्दाश्त करना, झेल जाना सचमुच बहुत दुश्वार होता है, लेकिन हकीकत को हकीकत ही की तरह तस्लीम करना पड़ता है। हम में से कोई भी सूरत हाल को तब्दील कर लेने की कुदरत नहीं रखता था। उन्होंने झुककर खाली ग्लास सना के हाथ से ले लिया। फ़र्ज़ करो ये सब कुछ तुम्हारी रुखसती के बाद होता, जब तुम नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी होती, उस घर में मुनीब की रिफ़ाकत में कुछ वक्त गुजार लेती, तब तुम्हारे लिए एडजस्ट करना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता। उन्होंने पुरसकून अंदाज में सोफ़े से पुश्त टिकाई। होता या नहीं? सना ने बरसती आंखों के साथ नज़र उठाकर इंतहाई बेबसी से उन्हें देखा। यकीनन होता, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं नहीं समझ सकता तुम अम्मी की तजवीज़ से इत्तफाक क्यों नहीं कर पा रही। बहरहाल ये सच है, तुम्हारा इस सूरत हाल में मुस्तकिल रहना किसी सूरत मुनासिब नहीं होगा। मगर क्यों? उसकी चुप टूटी। इसलिए कि अगर तुम सल्लू चचा की कही बातें जहन में दोहरा सको तो शायद तुम्हें याद आ जाए। सल्लू चचा ने वाज़ेह तौर पर तुमसे ही बात कही थी। तुम्हारे गिर्द तुम्हारा कोई और हकीकी रिश्ता जो नागज़ीर हो मौजूद नहीं है। मैं बाबा की कही बातें कैसे भूल सकती हूँ? वो तो हर दम हर घड़ी मेरे इर्द गिर्द मौजूद रहती हैं। उसका लहजा जैसे किरची किरची होकर बिखर गया। हाँ, यकीनन वो अब भी तुम्हारे लिए मशअले राह है। वो तुम्हें तन्हा छोड़ना नहीं चाहते थे, तुम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो। मगर मैं तन्हा तो नहीं हूँ। पापा साहब ने उन्हीं की ख्वाहिश पर मुझे अपनी सरपरस्ती में लिया था। हाँ, मगर शायद तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया या गौर करना नहीं चाहती। उसने उलझी हुई नज़रों से उनकी शक्ल देखी। तुम इस घर में सबको बहुत अजीज़ हो और हमेशा रहोगी, लेकिन आने वाला वक्त किसी ने नहीं देखा। बकौल सल्लू चचा के तुम्हारे गिर्द तुम्हारा कोई हकीकी रिश्ता मौजूद नहीं है, और ज़िंदगी का सफ़र कितना तवील है ये कोई नहीं जानता। कल जब हम सबके अपने अपने ख़ानदान बन जाएंगे, उस वक्त हम तुम्हें कितना ही अजीज़ क्यों न रखते हों, और यकीनन रखेंगे भी, लेकिन आने वालों की साथ शामिल होने वालों की ज़मानत तो नहीं दी जा सकती। उसका चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ा। तुमने एक बार नदीम से कहा था, हम हर बात का इल्ज़ाम दौर को क्यों दे देते हैं, तरबियत को क्यों नहीं देते। वो धीमे से मुस्कुराए। हमारी तरबियत तो बेशक हमें तुम्हारा गर्विदा ही रखेगी, लेकिन जो हमारी ज़िंदगियों में आने वाले लोग होंगे उनकी तरबियत का फ़ैसला तो वक्त ही कर सकेगा ना। खामोशी का एक तवील लम्हा उनके दरमियान आ ठहरा। उस एक लम्हे में गोया सदियाँ बीत गईं। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें तकलीफ़ दे रही हों, तुम्हारी तबीयत पर गिरां गुजर रही हों, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम हक़ाइक़ को हक़ाइक़ की नज़र से देखो। इस जज्बाती तूफ़ान से बाहर आकर जब तक तुम इस फेज़ से नहीं निकलोगी, कोई दुरुस्त फ़ैसला नहीं कर सकोगी। उसकी आंखों ने एक बार फिर आंसुओं को राह दे दी। फिर से सावन भादों बरसने लगे। वसीम कुछ देर खामोश रहे। अगर तुम अम्मी और पापा साहब की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारे काबिल कबूल नहीं हूँ तो ये कोई मजबूरी या जबर का सौदा नहीं है। तुम खुलकर मुझसे राय का इजहार कर सकती हो। तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। मैं सारे मामलात खुद संभाल लूँगा। यहाँ तुम्हारे साथ किसी के रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो अब भी खामोश रही। देखो सना, वक्त के साथ ये ज़ख्म मंदिमल नहीं होंगे और मज़ीद गहरे होते जाएंगे। हमदर्दी की आड़ में लगने वाले निश्तर होते तो निश्तर ही हैं। मारते का हाथ तो पकड़ा जा सकता है, कहते कि ज़ुबान नहीं रोकी जा सकती। ऐसे में किसी गहरी अपनायत और गुर्बत का एहसास ही मरहम बनता है। मैं नहीं तो कोई और। पापा साहब को और तुम्हें भी ये फैसला जल्द या बदेर करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। तुम्हें एक ऐसे सहारे की अशद ज़रूरत है जो तुम्हें इस जज्बाती शिकस्त और रिख्त से आइंदा की मज़ीद तोड़ फोड़ से बचा सके, तुम्हारा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ बन सके। सना ने तेज़ी से फिसलते आंसू साफ़ किए। वसीम को उसके चेहरे पर ठहराव किसी कैफियत नजर आई। इसका मतलब था कि दिलो दिमाग पर छाई घटा खुलकर बरस गई थी। अब से पहले मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा था कि तुम मुनीब से मंसूब थी। लेकिन जब पापा साहब ने दौरान गुफ्तगू ये तज़किरा किया था कि मैं उसे अपने ही घर, अपने ख़ानदान में शामिल करना चाहता था, इस जैसी लड़कियां नसीब से ही मिला करती हैं, तब मैंने एक खलिश ज़रूर महसूस की थी। हो सकता है मेरे नसीब की ये खलिश दायमी हो। वो हमेशा की तरह धीरे से मुस्कुराए। सना ने नज़र उठाकर देखा। उनकी उस दिलकश मुस्कुराहट के रंग बदल गए थे। कुछ हुज़्न और मलाल में डूबी मुस्कुराहट पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा दिलफरेब महसूस हुई।
آپ نے سچ کہا، مجھے اس وقت سچ مچ ایسے ہی کسی مخلص اور مہربان سہارے کی اشد ضرورت ہے جو مجھے مزید تقریب، مزید توڑ پھوڑ سے بچا سکے۔ وہ جیسے اپنے آپ سے ہاری۔ اگر آپ نے اس دن ندیم سے میری گفتگو سنی تھی تو شاید آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا میری سوچ میرے بابا کا قرض ہے جو مجھے بہر صورت ادا کرنا ہی تھا، لیکن اب میں مزید قرض اپنے دامن میں نہیں سمیٹ سکتی۔ اس گھر، اس چار دیواری سے ملنے والی محبتوں کے قرض مجھے اب حق کی ضرورت ہے۔ وسیم نے کچھ حیران ہو کر مزید دھیان سے اس کی شکل دیکھی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے وسیم، میں زیست کا یہ بوجھ اکیلے نہیں اٹھا پاؤں گی۔ اس کی آنکھوں سے پھر موتیوں کی لڑیاں ٹوٹیں اور وسیم نے ایک دم سیدھے ہو کر خاصی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اگر یہ سچ ہے ثنا تو پھر آئندہ ان آنکھوں میں ان پلکوں کو نم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دونوں بالکل ہلکے پھلکے ہو کر سب کچھ ذہن اور دامن سے جھٹک کر شاہراہ حیات پر زندگی کا نیا سفر آغاز کریں گے، پورے یقین کے ساتھ۔ وسیم نے انتہائی شوق سے وہ سارے درخوش آب اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ لیے تھے۔ ختم شد۔ جی ڈیئر لسنرز، تو یہ شارٹ سی سٹوری ختم ہوئی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ میں نئی قسط وار کہانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اور اگر کوئی مجھے اور شارٹ ناول مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ میں پہلے مزید کوئی شارٹ ناول ہی شیئر کر دوں، ابھی حتمی طور پر میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔